सियोल में वर्ष 2000 में कहीं से एक विशाल इमारत प्रकट हुई और उसके बाद पहली बड़ी आपदा हुई। एक अजीब द्वार प्रकट होता है और उसमें से राक्षस प्रकट होते हैं। तब से दुनिया अराजकता में पड़ गई है। कुछ ही समय बाद शिकारी नामक एक जागृत राक्षस प्रकट हुआ। लोगों को शांति मिलने लगी क्योंकि शिकारी संघ और गिल्ड प्रणाली स्थापित हो गई थी। लेकिन तभी दूसरी बड़ी विपदा घटी। एलिसियम की महान दुनिया में स्वर्गीय दुनिया और पेंडेमोनियम की राक्षस दुनिया के बीच एक महान युद्ध हुआ था। दानव दुनिया पेंडेमोनियम का दानव राजा डेमन पृथ्वी पर हमला करने के लिए अंधेरे की सेना का नेतृत्व करता हुआ प्रतीत होता है। इस आंदोलन के बाद एलिसियम से एक देवदूत भी राक्षस से लड़ने के लिए प्रकट हुआ और धीरे धीरे दुनिया नर्क में बदलने लगी। अंततः इस युद्ध को रोकने वाला न तो कोई देवदूत था और न ही राक्षस, लेकिन मानव जाति के उद्धारकर्ता को नायक कहा जाता है। एक सुनहरे बालों वाले युवा जो बहादुरी से सभी अंधेरे को पार कर जाता है। एक ऐसे नायक की उपस्थिति के साथ जिसके पास अन्य जागरूक लोगों की तुलना में असाधारण ताकत थी, राक्षस राजा पीछे हटने में कामयाब रहा और युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया। आखिरकार दुनिया शांति के चरण में प्रवेश कर गई और 30 साल बीत गए। नायक एक स्मृति बन गया है और श्रद्धांजलि के रूप में उसकी एक मूर्ति है। सियोल नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्ट में नायक की मूर्ति देखकर छोटे बच्चे बहुत खुश होते हैं। आज संग्रहालय में इतनी भीड़ है क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण दिन है। जियोन मिन चुल नाम का एक युवा कोरियाई विश्वविद्यालय छात्र भी संग्रहालय में किसी का इंतजार कर रहा है। ये युवक इसलिए नाराज था क्योंकि उसे छुट्टी के दिन समूह कार्य करना पड़ता था। वो इसे टाल नहीं सकता था क्योंकि यह प्रोफेसर द्वारा दिया गया कार्य था। जियोन मिन चुल ने उन बच्चों को देखा जो संग्रहालय में बहुत व्यस्त थे। इस युवा को एहसास है कि संग्रहालय अभी भी क्षेत्रीय यात्राओं के लिए लोकप्रिय स्थान है। उनकी तरह आज भी इस दौर के बच्चे हीरो जैसा बनना चाहते हैं। 20 साल पहले जियोन मिन चुल ने भी अपने बचपन के दोस्तों के साथ संग्रहालय का दौरा किया था। मिन चुल का एक दोस्त आश्चर्य भरे चेहरे से नायक की मूर्ति को देखता है और आश्चर्य करता है कि कोई इतना लंबा कैसे है। तब उनके शिक्षक ने समझाया कि नायक सचमुच बहुत ताकतवर है। वो लोगों के जीवन की रक्षा के लिए दुनिया भर में यात्रा करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है। यदि यह नायक न होता तो शायद युद्ध अब तक जारी रहता। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि दूसरी बड़ी आपदा में राक्षस राजा को हराने के बाद नायक की मृत्यु हो गई। ये प्रतिमा नायक के बलिदान को याद रखने और उसका सम्मान करने के लिए बनाई गई थी। शिक्षक ने यह भी कहा कि उन्हें नायक के बलिदान के लिए हमेशा आभारी रहना चाहिए। जियोन मिन चुल आश्चर्यचकित चेहरे के साथ दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी की मूर्ति को देखता रहा। लिटिल मिन चुल वास्तव में नायक की तरह मजबूत बनना चाहता था, लेकिन अचानक उसके एक दोस्त ने पूछा कि अगर वे कड़ी मेहनत करें तो क्या वे भी शिकारी बन सकते हैं। फिर सभी बच्चों ने एक ही बात पूछी, वे शिकारी कैसे बन सकते हैं और उन्हें शिकारी होने की आदत कैसे पड़ सकती है। उस क्षण शिक्षक झिझके, लेकिन पहले छोटे जियोन मिन चुल को इसका कारण नहीं पता था। एक राष्ट्रीय शिकारी बनना वास्तव में कठिन था क्योंकि किसी को भाग्य और प्रतिभा दोनों की आवश्यकता होती थी। वे ये स्पष्टीकरण सुनने के लिए बहुत छोटे हैं कि शिकारी बनने का कोई बहुत यथार्थवादी तरीका नहीं है। जियोन मिन चुल को पता था कि यह एक ऐसा बयान था जिसने उनकी बचपन की उम्मीदों को थोड़ा झटका दिया था। कुछ देर बाद जियोन मिन चुल के दोस्त आए। वे उसके जूनियर थे जो इधर उधर दौड़ने के बाद थके हुए लग रहे थे। फिर भी जियोन मिन चुल ने फिर भी कहा कि वो उन्हें सूची से हटाना चाहते हैं। उन तीनों को पता था कि जियोन मिन चुल एक सख्त व्यक्ति थे क्योंकि बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अनुशासनहीन समूह के सदस्यों के नाम सूची को काट दिया। उन्होंने टिप्पणी की कि जियोन मिन चुल की शक्ल तो सुंदर थी लेकिन उनमें भावनाएं खो गई। जियोन मिन चुल ने कहा कि वो उनकी बातें स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा रुकने में सक्षम होना चाहिए। जियोन मिन चुल को एहसास हुआ कि उस दिन छुट्टी नहीं होने के बावजूद संग्रहालय बहुत व्यस्त था। जियोन मिन चुल ने अपना सिर दूसरी ओर घुमाया, नायक की पेंटिंग को देखा और सोचा कि उसकी मृत्यु को बहुत समय हो गया है। राक्षस राजा के हमले और स्वर्ग के पतन के कारण युद्ध के मैदान में दुनिया को बचाने के लिए नायक ने राक्षस राजा के दिल में तलवार डालने के लिए अपना जीवन जला दिया। और आज पहला दिन था जब वो तलवार जिसने राक्षस राजा के दिल को छेद दिया था, अर्थात पवित्र तलवार कैलोट, जनता को दिखाई जाएगी। अंत में अगले हॉल में प्रवेश करने की बारी जियोन मिन चुल और उसके दोस्तों की थी। हाथ में फ्लाई को देखते हुए जियोन मिन चुल को पता था कि उनके पास रिपोर्ट बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री होगी। उन्होंने कमरे के केंद्र में प्रदर्शित एक बक्से द्वारा संरक्षित एक पवित्र तलवार देखी। जियोन मिन चुल को एहसास हुआ कि तलवार असाधारण थी। मिन चुल को लगा कि तलवार अन्य तलवारों की तुलना में अधिक चमकदार है। अचानक तलवार चली और कांच के डिब्बे से बाहर आ गई। जियोन मिन चुल ने आश्चर्यचकित भाव से तलवार की ओर देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या ये शो का हिस्सा था, लेकिन अचानक तलवार जियोन मिन चुल के सीने में जा लगी। तुरंत ही मिन चुल की दुनिया अंधकार में हो गई। उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में एक आदमी की छाया उभरी। जब छाया स्पष्ट हो गई तो जियोन मिन चुल ये जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि यह एक नायक था। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि अचानक जियोन मिन चुल ने अपने लिए बोलते हुए हीरो, मानव जाति के नायक को बहुत असाधारण कहा, लेकिन बेहद कृपालु मुस्कान के साथ। साथ ही जियोन मिन चुल के मुंह से अचानक निकला कि उसे पृथ्वी जैसे उजाड़ आयाम में इतने महान योद्धा से मिलने की उम्मीद नहीं थी, और उन्होंने खुद को चैंपियन डेमोस बताया। जियोन मिन चुल के शरीर में दानव राजा उन नायकों की क्षमताओं की प्रशंसा करता है जो प्रशंसा के पात्र है। इस बिंदु पर जियोन मिन चुल को एहसास हुआ कि वो चैंपियन डेमन द डेमन किंग था। उत्तर देने के बजाय वो नायक जो अभी भी चैंपियन डेमन की आत्मा पर वार कर रहा था, उसने अपनी तलवार और भी जोर से मारी। दानव भगवान ये जानकर हंसे कि उनके सामने का युवक बात नहीं करना चाहता था। इसलिए दानव राजा ने नायक से कहा कि वो अपनी सावधानी न बरते क्योंकि वे निश्चित रूप से दोबारा मिलेंगे।
ये कहने के बाद दानव राजा चैंपियन डेमन हंसा। जियान मिनचुल को लगा कि वो गिर गया है और उसके सिर पर इतनी बुरी चोट लगी कि वो लगभग फट गया। विस्फोट हो गया। जियान मिनचे ने धीरे से अपने जूनियर की आवाज सुनी और उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। जियान मिनचे ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वो कई लोगों से घिरा हुआ था। ये युवक सोच रहा था कि क्या वो हाल ही में बेहोश हो गया था। मिनचे के एक जूनियर ने कहा कि वो सिर्फ इसलिए बेहोश हो गया क्योंकि वो बहुत देर तक हीरो की तलवार को देखता रहा। जियान मिनचे ये सुनकर चौंक गया क्योंकि उसे यकीन था कि जो उसने अभी अनुभव किया था वो मतिभ्रम नहीं था। फिर जब जियान मिनचे ने पवित्र तलवार कैलेलेट को ध्यान से देखा तो उसे फिर से सब कुछ याद आ गया। एक राक्षस स्वामी था जिसने 23 साल पहले दुनिया पर विनाश लाने के लिए पृथ्वी पर आक्रमण किया था। 4 आयामी शासकों में से एक कौन था जिसने महामारी पर नियंत्रण रखा था? दानव राजा चैंपियन डेमन स्वयं था। जियान मिनचे ये सोचकर पीला पड़ गया कि वो अपने पिछले जीवन में शैतान के पक्ष का हिस्सा था। मूल्यांकन के बाद समूह कार्य के अंतिम दिन जियान मिनचे के जूनियर्स ने अच्छा काम करने के लिए उनकी प्रशंसा की। वे सभी बहुत प्रसन्न थे क्योंकि वे कुछ भी नहीं कर रहे थे, जबकि जियान मिनचे पीला और बहुत थका हुआ लग रहा था। जियान मिनचे की भयानक शक्ल देखकर जूनियरों ने पूछा कि क्या वो युवक ठीक है, क्योंकि संग्रहालय से लौटने के बाद से वो उतना ही भयानक लग रहा था। जाते समय जियान मिनचे ने कहा कि वो ठीक है और उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। उसी समय सहपाठी जियान मिनचे प्रकट हुए और पूछा कि सत्र के अंत में पार्टी कैसी रहेगी। जियान मिनचे ने स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया और इससे उसके दोस्त को आश्चर्य हुआ। उन्होंने जूनियर से पूछा कि मिनचे को क्या हुआ, उसने शराब पीने का निमंत्रण क्यों अस्वीकार कर दिया। कैंपस के मैदान में टहलते समय जियान मिनचे ने सोचा कि वो कार्यकाल के अंत की पार्टी में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि उन्हें अभी भी बहुत कुछ सोचना है। जियान मिनचे ने खुद से कहा कि उसे सिर्फ एक साधारण व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन वास्तव में वो दानव राजा का पुनर्जन्म है। जियान मिनचे को पता है कि पृथ्वी पर डेमन के हमले के दौरान कई इंसान घायल हुए और मारे गए। जियान मिनचे ने स्वयं डेमन को जीवन भर के लिए एक भयानक अपराधी के रूप में अपमानित किया है। उसे उम्मीद नहीं थी कि अपराधी जाहिर तौर पर वही था। जियान मिनचे को अभी भी याद है जब वो छोटा था तो उसने कहा था कि वो दानव राजा को हराने वाला नायक बनना चाहता है। जियान मिनचे ने सोचा कि यह विडंबनापूर्ण है क्योंकि ये शब्द पूर्व दानव के मुंह से आए थे। राजा स्व मिनचे ने सोचा कि वो एक दानव भगवान बनकर वापस नहीं जा सकता या जियान मिनचे को अपनी क्षमताएं इस तरह नहीं दे सकता। मिनचे परेशान है और उसे चक्कर आ रहा है। वो सोचता है कि उसे अपनी याददाश्त वापस क्यों लानी चाहिए। एक और सवाल जिसके बारे में जियान मिनचे सोच रहा था वो ये था कि वह जो एक दानव भगवान है पहले स्थान पर नायकों के हाथों कैसे मर सकता है। जियान मिनचे को पता है कि उसका शरीर जो उस समय हीरो की तलवार से काटा गया था वो सिर्फ एक क्लोन था, इसलिए जियान मिनचे की आत्मा को उसके मूल शरीर में वापस लौटना चाहिए। इसके अलावा ये कहा गया कि नायक भी उनके साथ ही मर गया, लेकिन वो वास्तव में उस समय भी अच्छे स्वास्थ्य में थे। इसके बाद जियान मिनचे इस नतीजे पर पहुंचे कि उस सब के बारे में सोचना व्यर्थ है। उनके अनुसार जिस चीज के बारे में जाना नहीं जा सकता उसके बारे में सोचना समय की बर्बादी है। जियान मिनचे सोचना चाहता था कि अब क्या करना है। जियान मिनचे को एहसास हुआ कि किस मामले में डेमन और खुद जियान मिनचे के बीच एक बड़ा अंतर था। उच्च आयामों के शैतान मन को आसानी से महसूस कर सकते थे, लेकिन निचले आयामों के मनुष्यों के लिए मन को समझना दुर्लभ था। मिनचे को अभी भी याद था कि यह कैसे करना है, इसलिए तुरंत एक गहरी सांस ली और अपना ध्यान केंद्रित किया। उस समय सिस्टम प्रकट हुआ और कहा गया कि जियान मिनचे मन को समझने में कामयाब रहे, इसलिए उन्होंने आवश्यकताओं को पूरा किया। मिनचे को लगता है कि वो वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति है, इसलिए अब उसे धीरे धीरे मन का उपयोग करना सीखना होगा। सिस्टम तुरंत जागना और आकाशीय रिकॉर्ड से जुड़ना शुरू कर देता है। सिस्टम उन क्षमताओं की भी तलाश करता है जो जागृति के लिए आकाशीय के रिकॉर्ड से मेल खाती है और फिर उन सभी को जियान मिनचे की स्थिति प्रणाली में जोड़ती है। ये देखकर जियान मिनचे तंग हो गया क्योंकि वो इतनी आसानी से जागृत होने का अनुभव कर सकता था। जियान मिनचे एक पार्क की बेंच पर बैठा था, फिर भी इस सच्चाई से भ्रमित था कि वह अपने पिछले जीवन में एक दानव राजा था। मुझे नहीं पता कि उसे खुश होना चाहिए या नहीं क्योंकि वो इस वजह से जागृत हो गया है। सिस्टम प्रकट होता है और सूचित करता है कि जियान मिनचे खिलाड़ी स्टेटस विंडो का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी को एक अद्वितीय क्षमता दी जाती है। जियान मिनचे को अब अपनी विशेषता की जांच करने के लिए केवल स्टेटस विंडो कहने की जरूरत है। जियान मिनचे ने तुरंत अपनी स्टेटस विंडो की जांच की और कुछ ही समय में कई स्टेटस पैनल जियान मिनचे की सभी क्षमताओं को दिखाते हुए दिखाई दिए। यहां तक कि इस युवक ने भी आंखों की सच्चाई का हुनर हासिल कर लिया है। इसका मतलब था कि वो लक्ष्य जानकारी की जांच कर सकता था और इस क्षमता का उपयोग सजीव या निर्जीव वस्तुओं पर किया जा सकता था। इस बीच जियान मिनचे की विशेषता यह है कि उसके पास ऐसे कर्म है जो दुनिया के नियमों को उलटने के लिए काफी मजबूत है, ताकि जियान मिनचे राक्षसों को मारने के लिए अंक अर्जित करके अपने स्वयं के कानून जोड़ सके। जियान मिनचे ने सारी जानकारी जांच पड़ी। उसे सोचा कि जिस तरह से वो शिकार करके मजबूत हो सकता है वो वास्तव में एक खेल की तरह है। जियान मिनचे तब आश्चर्य में पड़ गए जब उन्हें याद आया कि उच्च और निम्न वर्गों के आयामों को कर्म नामक भार द्वारा अलग किया गया था। उच्च वर्ग आयाम के लोगों के पास स्पष्ट रूप से मजबूत कर्म होते हैं, इसलिए वे निम्न वर्ग आयाम के लोगों की तुलना में अधिक शक्ति वाले होते हैं। एक अलग प्रारंभिक रेखा वाले निम्न वर्ग आयाम के प्राणी होने के कारण यह उनकी ताकत की एक सीमा थी। इसकी वजह से उच्च वर्ग के आयाम से एक आकृति को निम्न वर्ग के आयाम को पार करने के लिए क्लोन का उपयोग करना पड़ता था और शक्ति के संतुलन को बनाए रखने के लिए उस संयम बल को लागू किया जाता था। इसकी वजह से दानव स्वामी डेमन को भी आयामों को पार करने के लिए क्लोन का उपयोग करना पड़ा। जियान मिनचे ने आश्चर्यचकित होकर खुद से पूछा, वो कौन सी शक्ति है जो कानून को संशोधित कर सकती है? क्या इसका मतलब यह है कि उसने अपनी सीमाएं लंघ दी है? जियान मिनचे एक इंसान के तौर पर तो क्या एक दानव राजा के रूप में भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि महामारी और एलिसियम के बीच संपूर्ण संघर्ष विराम के मुआवजे सहित सब कुछ खत्म हो गया था।
यदि वर्तमान में रहने वाले मनुष्य नायक के बलिदान के बाद अपने दर्द से उबर गए होते तो ये जानते हुए कि राक्षस राजा पुनर्जीवित हो गया है उन्हें और भी अधिक अराजकता में डुबो देगा और अंत में जियान मिंचे मुक्त हो जाएगा। जियान मिंचे को भी एक सामान्य इंसान की तरह जीवन जीना पड़ा। इसी वजह से इस युवक ने सोचा कि उसे मजबूत बनने और मानव जाति के लिए योगदान देने के लिए अपने पिछले जीवन की जानकारी का उपयोग करना चाहिए। वो मुआवजा पर्याप्त होना चाहिए था। आखिरकार पिछले जीवन में उसका लक्ष्य भी मजबूत हो गया था। जियान मिंचे ये सोचकर मुस्कुराए कि अब वो एक ही समय में दोनों हासिल कर सकते हैं। अब जियान मिंचे ने सोचा कि उसे अपनी जादुई शक्ति के साथ कुछ करना होगा जो अभी भी स्तर 1 पर थी। जियान मिंचे ने सोचा डायमंड की स्मृति के साथ जादुई शक्ति बढ़ाने के कई तरीके हैं, इसलिए जियान मिंचे ने फैसला किया कि वो कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसे वो अच्छी तरह से जानता है। उस रात कैंपस के पीछे की पहाड़ी पर अंधेरे में एक रोशनी चमकी। जाहिरा तौर पर यह जियान मिंचे था जो जमीन पर एक बड़ी जादुई शकल गेंद खींचने में व्यस्त था। पैटर्न बनाने में आधी रात तक का लंबा समय लग गया। जियान मिंचे राहत के साथ मुस्कुराया क्योंकि वो जादुई चक्र पूरा करने में कामयाब रहा। सिस्टम ने सूचित किया कि ग्रेट मैजिक फोकस एरर पूरा हो गया है। इस जादू चक्र का पूर्णता स्तर 100% तक पहुंच गया। जियान मिंचे को पता था कि यह डेमन लॉर्ड से पारित एक जादुई सरणी थी। यह जादू चक्र युद्ध कृत्रिम रूप से पास के मन को इकट्ठा कर सकता है। जियान मिंचे ने यह सोचकर शकल के केंद्र में कदम रखा कि सक्रिय करने वाले घटक की कमी थी, इसलिए अगर यह ऐसा ही होता तो भी इसे सक्रिय नहीं किया जा सकता था। लेकिन अगर उसने चक्र के केंद्र में एक पत्थर की तरह एक मध्यस्थ रखा तो जादू चक्र तुरंत चमक उठा। जाहिरा तौर पर वो चट्टान एक ई-रैंक क्लास मन पत्थर था जो महान जादू के साथ सरणी फोकस को सक्रिय कर सकता था। अभी इस महान जादुई फोकस सारणी को ऊर्जा का एक स्रोत मिल गया है। ये सरणी सक्रिय है और 5 मिनट की अवधि के साथ मन को 450% तक मजबूत कर सकती है। जियान मिंचे तुरंत सरणी के केंद्र में बैठ गया और उसने मन को इकट्ठा करने की कोशिश की जिसे वो महसूस कर सकता था, और यह इतना घना था कि इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता था। इस युवक ने सोचा कि काय प्राप्त करने के लिए वातावरण एकदम उपयुक्त है। उन्हें अपनी सांस के साथ प्रकृति से मन को खींचना था और उसे शरीर के भीतर जमा करना था। इन तकनीकों को काय कला कहा जाता है, लेकिन उन्हें जो हासिल हुआ वो एक सांस लेने की तकनीक थी जिसने तारे की ऊर्जा को जमा करके दिमाग के भीतर एक छोटा सा ब्रह्मांड बनाया। ये राक्षसी पंथ की एक विशेष तकनीक थी। जब जियान मिंचे अभी भी एक डेमोस थे तो उन्होंने स्वर्गीय दानव के साथ अपने अनुबंध के माध्यम से मुरीम आयाम का दौरा किया ताकि वो प्राचीन मार्शल आर्ट सीख सके। इसमें महारत हासिल करना स्वर्गीय राक्षसी दिव्य कलाओं से कहीं अधिक कठिन था जिसे केवल राक्षसी पंथ के नेता ही सीख सकते थे। क्षेत्र में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार की मार्शल आर्ट एकत्र की और परिणाम स्वरूप उन सभी को ऐसी तकनीकों में विकसित करने में सफलता मिली जो राक्षसी कबीले द्वारा उपयोग की जाने वाली युद्ध तकनीकों से अधिक शक्तिशाली थी। इस मार्शल आर्ट के कारण ही वो आसुरी सर्वोच्च ऊंचाइयों तक पहुंचने में सक्षम हो सका। इसलिए केवल एक ही विकल्प था, वो स्टार फ्लो को उस मार्शल आर्ट के साथ मिला देंगे। तुरंत जियान मिंचे का पूरा शरीर दर्द के कारण कांपने लगा क्योंकि तारों की शक्ति किसी व्यक्ति के शरीर को तब नष्ट कर सकती थी जब वो थोड़ा सा भी सावधान था। जियान मिंचे ने लगभग अपनी एकाग्रता खो दी थी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अगर वो अभी रुका तो उसका भाग्य केवल मरना या पागल हो जाना होगा। इस युवक ने अपनी रक्षात्मक शक्ति का यथासंभव प्रयोग किया क्योंकि जो ऊर्जा उत्पन्न हुई थी वो बहुत अधिक थी और एक जीवन के लिए बहुत बड़ी थी। लेकिन उसके लिए जो एक राक्षस स्वामी हुआ करता था, इस प्रकार का दर्द मामूली था। अंततः सरणी के महान जादुई फोकस की अवधि समाप्त हो गई। जादुई चक्र ने चमकना बंद कर दिया। सिस्टम प्रकट होता है और सूचित करता है कि जियान मिंचे द्वारा मौलिक ब्रह्मांडीय कला कौशल सफलतापूर्वक हासिल कर लिया गया है। अब जियान मिंचे का शरीर ब्रह्मांडीय मौलिक कला के प्रभाव के कारण मजबूत हो गया है। जियान मिंचे ने लापरवाही से आह भरी। अब उनके सभी आंकड़े 5 अंक पर पहुंच गए हैं। सिस्टम प्रकट हुआ और उन्हें इस ब्रह्मांडीय आदिकालीन कला के बारे में सूचित किया। यह एक चीगोन प्रकार की मार्शल आर्ट है। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि सांस लेने की तकनीकें किसी के दिमाग के भीतर एक छोटा सा ब्रह्मांड बनाती हैं जिसे डेंचियन दुनिया के रूप में जाना जाता है। कोई भी उन रंगों पर हमला कर सकता है जो प्रकाश निहारता और अंधेरे निहारता ने डेंचियन दुनिया में उत्सर्जित की है ताकि वे अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकें। जियान मिंचे इस तकनीक के केवल 1 सप्ताह के अंदर ही पहुंचे थे। जियान मिंचे ने शिकायत करते हुए अपने शरीर को फैलाया कि उनका शरीर बहुत चिपचिपा महसूस हो रहा है। इस युवा ने होलोग्राफिक स्क्रीन को देखा और सोचा कि क्या उसकी अन्य तकनीकों को भी कौशल के रूप में शामिल किया गया है। सिस्टम ने घोषणा की कि प्रकाश निहारिका और अंधेरी निहारिका की शक्ति एकजुट हो सकती है। इस प्रकार इन दो विरोधी शक्तियों के मिलन से एक नई शक्ति का निर्माण होता है। जियान मिंचे अपनी नई शक्ति का नाम कैओस पढ़कर हैरान रह गए। जब वो घर पहुंचा तो जियान मिंचे ने होलोग्राम स्क्रीन पर फिर से अपनी स्थिति की जांच की। उन्होंने महसूस किया कि उनकी क्षमताएं अब केवल जादुई शक्ति नहीं बल्कि अराजकता की शक्ति बन गई है। चाहे वो अराजकता शक्ति हो या अराजकता ऊर्जा, दोनों नाम उसने कभी नहीं सुने। जियान मिंचे ने निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्मांडीय आदिम मार्शल आर्ट अंधेरे और प्रकाश की शक्ति का उपयोग करता है। ये युवक सोच रहा था कि क्या उसने सिर्फ इसी अंधेरे निहारिका की शक्ति को अवशोषित कर लिया क्योंकि वो एक शैतान हुआ करता था। जियान मिंचे ने सोचा कि यदि वो ब्रह्मांडीय आदिम कला का पूरी तरह से उपयोग कर सके और प्रकाश और अंधेरे निहारिका की शक्ति को अवशोषित कर सके तो वह इस आयाम में सबसे मजबूत बन सकता है। उस दिन जियान मिंचे एक जागृतिकर्ता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए शिकारी संघ कार्यालय गए। यह वो जगह है जहां कोई दूसरों की खुशी देख सकता है जो जागने में कामयाब होते हैं। इसी प्रकार उन लोगों के साथ भी जो अपनी असफलताओं के परिणामों को अस्वीकार कर देते हैं। स्वयं जियान मिंचे के लिए अंततः उन्हें परीक्षण के परिणाम मिले जो वास्तव में दुखद निकले। इस युवक ने फिर पूछा कि क्या जागृति वर्ग में F स्तर है। महिला रिसेप्शनिस्ट ने हंसते हुए कहा कि निम्न ग्रेड था, लेकिन रिपोर्ट को देखकर जियान मिंचे को एहसास हुआ कि एसोसिएशन अराजकता की शक्ति का पता नहीं लगा सका।
क्योंकि परीक्षा परिणाम पत्र पर जो लिखा था वो केवल जादुई शक्ति थी। जियान मिन्चे ने फिर मूल्यांकनकर्ता से पूछा, शुरुआत के बगल में रेजे और कूप्ट ये क्या था? महिला ने उत्तर दिया कि यह जागृति की शक्ति का परिणाम है। तो एक जागृति उन राक्षसों से कुछ जादुई शक्ति को अवशोषित करके विकसित होती है जिन्हें वे टावरों और द्वारों के अंदर मारते हैं। वे कोष्ठक उनके विकास की सीमा दर्शाते हैं। जियान मिन्चे ये सोचकर मुस्कुराए कि एक साधारण शिकारी की विकास सीमा होती है। उसने सोचा कि यह कोई समस्या नहीं है क्योंकि वो एक पूर्व राक्षस स्वामी था। महिला ने कहा कि यह एक दुर्लभ घटना थी, लेकिन ऐसे शिकारी भी थे जिन्होंने ऐसी शक्तियां प्राप्त की जो एसोसिएशन द्वारा मापी जा सकने वाली क्षमता से कहीं अधिक थी। भले ही जियान मिन्चे एक शिकारी के रूप में पंजीकृत हो, भले ही यह कोई टॉवर या गेट ना हो, फिर भी कई क्षेत्र हैं जहां वो अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकता है। महिला ने जियान मिन्चे को प्रोत्साहित करने की भी कोशिश की ताकि वह ज्यादा निराश न हो। जियान मिन्चे ने हंसते हुए उसे धन्यवाद दिया। एसोसिएशन भवन से निकलते समय जियान मिन्चे ने गिल्ड के बहुत से लोगों को नए जागृतिकर्ताओं को सलाह देने की पेशकश करते हुए सुना। वे लोगों को अपने संघ में आमंत्रित करने के लिए बहुत गंभीर और उत्सुक दिख रहे थे। जियान मिन्चे को पहले से ही संदेह था कि आधिकारिक गिल्ड ने अवेकनर को अपने गिल्ड में भर्ती करना शुरू कर दिया है। जियान मिन्चे लापरवाही से कई लोगों के पास से गुजरे जो अपने संघों की पेशकश कर रहे थे, लेकिन जब जियान मिन्चे वहां से गुजरे तो उन्होंने तुरंत पर्चे उतार दिए और पेशकश करना बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने जियान मिन्चे को कम रैंक मिलने के बारे में सुना होगा। जियान मिन्चे ने सोचा कि खबर तेजी से फैल गई, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा कि यह कोई समस्या है क्योंकि उन्हें परेशान करने वाली चीजों से नफरत है। जियान मिन्चे को एहसास हुआ कि उनकी जादुई शक्ति के अलावा उनके आंकड़े अभी भी स्तरीय पर थे। जियान मिन्चे ये सोचकर मुस्कुराया कि वो उस तरह का व्यक्ति नहीं था जिसे सभी गिल्ड चाहते थे। लेकिन अचानक इस युवक को शिकारी संघ द्वारा भेजा गया एक संदेश मिला। यह एक लाइसेंस परीक्षा के बारे में एक अधिसूचना थी। जियान मिन्चे ने नोटिस पढ़कर मुस्कुराते हुए कहा कि परीक्षा 10 दिनों में आ जाएगी। इस युवक ने सोचा कि ऐसा लगता है कि उसे अपना स्तर बढ़ाने से बचना चाहिए। आखिरकार शिकारी लाइसेंस परीक्षा का दिन शुरू हुआ। परीक्षाओं को 5 विकल्पों में से यादृच्छिक रूप से चुना जाएगा और इन परीक्षणों में एक ही कारक होता है जो किसी की लड़ने की क्षमता और अस्तित्व का आकलन करता है। जियान मिन्चे ने सोचा कि वर्तमान में वो सबसे तेजी से बाहर होने वाले प्रमुख उम्मीदवार होंगे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें ग्रेजुएट होना है तो अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा। जियान मिन्चे तब तक पार्क में दौड़ता रहा जब तक उसका शरीर थक नहीं गया और पसीने से भर नहीं गया। सिस्टम प्रकट हुआ और उसने घोषणा की कि इस युवक का शरीर ब्रह्मांडीय मौलिक कला के प्रभाव के कारण मजबूत हो गया है, जिससे उसकी ताकत, जीवन शक्ति और दृढ़ता कई बिंदुओं तक बढ़ गई है। जियान मिन्चे ने यह सोचते हुए एक ब्रेक लिया कि ब्रह्मांडीय आदिम कला ने केवल श्वास तकनीकों का उपयोग करके उनके शरीर को मजबूत किया है। उसने किसी तरह सोचा कि शायद उसे अपने पिछले जीवन की यादों से युद्ध का अनुभव था, लेकिन उसके शरीर द्वारा इस सारी थकान को झेलने में सक्षम होने के आधार पर मरना एक समस्या होगी। दिन के दौरान वो अपने शरीर की सभी सीमाओं को पार करने के बिंदु तक जोरदार व्यायाम द्वारा अपनी ताकत को प्रशिक्षित करता है। फिर रात में उन्होंने अपने मन को तेज करने के लिए ब्रह्मांडीय आदिम कलाओं का प्रशिक्षण लिया। पूरे आत्मविश्वास के साथ इस युवक ने सोचा कि उसे 10 दिनों की जरूरत नहीं है क्योंकि एक सप्ताह उसके शरीर को मजबूत बनाने के लिए काफी है। प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद जियान मिन्चे ने स्टेटस विंडो पर कॉल किया और देखा कि उनके कुछ आंकड़े काफी बढ़ गए थे। जियान मिन्चे मुस्कुराए और अपने आंकड़ों में अविश्वसनीय वृद्धि देखकर बहुत खुश हुए। जियान मिन्चे ने कहा कि अपने शरीर पर दबाव डालने के एक सप्ताह के भीतर की गई उनकी सारी मेहनत बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। इस युवक ने कहा कि जिस उपलब्धि पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए वो ब्रह्मांडीय आदिकालीन कला है। वो जानता था कि प्रकाश और अंधेरे निहारिका के प्रभाव से जो शक्ति उभरती है वो कैओस स्काई है। जियान मिन्चे के पिछले जीवन में जहां उन्होंने केवल अंधेरे निहारिका के साथ प्रशिक्षण लिया था, उसे 2 सितारों तक पहुंचने में 1 वर्ष से अधिक का समय लगा था, लेकिन अब वो केवल 1 सप्ताह में 2 सितारों तक पहुंच सकता है। जियान मिन्चे खुश थे क्योंकि उनके शरीर को भी ठीक से प्रशिक्षित किया गया था। वो 7 सितारा, आवारा मुट्ठी और बहते बादल कदम भी सीख सकता था। जियान मिन्चे अपने युवा मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेकर लौटे और अब मजबूत हो रहे हैं। जियान मिन्चे ने सोचा कि यह 7 मुद्राओं वाला एक मौलिक मार्शल आर्ट है जो विभिन्न अनाम उस्तादों से पारित किया गया था। ये तकनीक किसी के शरीर के अंगों को मजबूत बनाती है और मार्शल आर्ट सीखने के लिए आंतरिक शक्ति निकालती है। इस मार्शल आर्ट का उपयोग अन्य मार्शल आर्ट के साथ करना आसान है और इसकी गतिविधियों में स्थिरता सहज ज्ञान के करीब है। तो कोई यह कह सकता है कि शुरुआती लोगों के लिए सीखने के लिए यह उत्तम मार्शल आर्ट है। अब जियान मिन्चे मार्शल आर्ट के इस स्तर पर लेवल C पर पहुंच गए हैं। जियान मिन्चे ने होलोग्राम स्क्रीन को देखा और कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने जो मार्शल आर्ट सीखा उसे क्या माना जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे ब्रह्मांडीय आदिकालीन कला की तरह ही एक कौशल माना जाता है। इसका स्तर ब्रह्मांडीय संवेदी से बहुत कम था, लेकिन वो पहले से ही आभारी था कि यह एक मजबूत मूलभूत मार्शल आर्ट था। जियान मिन्चे उच्च मार्शल आर्ट सीखना चाहता है, लेकिन अगर उसने बिना किसी सलाह के इसे सीख लिया तो उसका शरीर तुरंत नष्ट हो जाएगा। इस युवक ने सोचा कि क्या उसे पहले निम्नलिखित क्लाउड सटिप बेसिक मूवमेंट तकनीक सीखनी चाहिए। वास्तविक पदचाप बादल के कदम का अनुसरण नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके शरीर की वर्तमान स्थिति के साथ बहता हुआ बादल का कदम सबसे उपयुक्त था। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस तकनीक का मतलब बादलों पर चलना है। ये दुश्मन पर हमला करने के लिए एक आंदोलन तकनीक नहीं थी, बल्कि एक मार्शल आर्ट थी जिसमें बुनियादी रुख का उपयोग करके मुकाबला करने का बड़ा फायदा था। सिस्टम प्रकट हुआ और घोषणा की कि जियान मिन्चे इस तकनीक में B रैंक पर पहुंच गया है। जियान मिन्चे इस तकनीक का उपयोग करके अभ्यास करना चाहते थे और जल्दी ही उनकी गति 50% बढ़ गई। इस तकनीक का नतीजा उनकी उम्मीद से बहुत अलग है। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, भले ही यह सिर्फ एक सितारा बहता बादल कदम था। जियान मिन्चे को एहसास हुआ कि यह सिर्फ उसकी गति ही नहीं थी जो असाधारण थी, यहाँ तक कि जब वो कठिन हरकतें करता था तब भी उसकी मुद्रा बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ाती थी।
क्या इसका मतलब यह है कि अराजकता काई का उपयोग करने वाली मार्शल आर्ट काले जादू की शक्ति का उपयोग करने से बेहतर है? दौड़ते समय जियान मिंज एक बड़ा पेड़ देखा और उससे टकराकर अपनी ताकत आजमाने की सोची। जाहिर है एक ही झटके में वो बड़ा पेड़ धराशायी हो गया। जियान मिंटियो ये जानकर दंग रह गया कि उसने न केवल पेड़ को नष्ट कर दिया है बल्कि उसने पेड़ को जड़ से भी नष्ट कर दिया है। जियान मिंटियो ने सोचा कि बुनियादी मार्शल आर्ट भी तैयार हो जाएगी यदि वो उन्नत मार्शल आर्ट सीख ले जिसमें उन्होंने पहले महारत हासिल कर ली है तो परिणाम और भी असाधारण होंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप दोबारा इस तकनीक का इस्तेमाल नंगे हाथों से करते तो इसे सबसे पहले नष्ट किया जा सकता था। युवाओं ने सोचा कि इसका उपयोग करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। जियान मिंकियू ने कहीं जाने का फैसला किया जिसके लिए उसके अवेकन अलायंस के सत्यापन की आवश्यकता थी। पहचान की पुष्टि होने के बाद इस युवक को एक शानदार इमारत में प्रवेश की इजाजत दी गई। एक महिला ने प्यार से स्वागत किया और कहा कि वो पहले ही इंटरस्टेलर अलायंस की योंगसन शाखा का दौरा कर चुकी है। लोमड़ी जैसे कान वाली महिला ने कहा कि वो जियान मिंकियू की मदद कर सकती है जब तक कि युवक उसे अपना व्यवसाय बताता है। जियान मिंकियू को लगा है कि उस जगह के लोग अभी भी इस तरह की चीज को पसंद करते हैं। इंटरस्टेलर अलायंस सेनाओं और व्यापारी जातियों के अंतरआयामी सहयोग द्वारा बनाया गया एक गठबंधन था। मल्टीवर्स में 3 सबसे बड़े गुटों में से एक सामान बेचता है और प्रभाव के आयामों या नस्लों के बीच भेदभाव किए बिना भाड़े के सैनिकों की सेवाएं प्रदान करता है। वे वास्तव में बहुत बड़े हैं, ऐसी कोई जाति नहीं है जो उनकी शक्ति उधार न लेती हो। सीधे शब्दों में कहें तो ये संगठन किसी से नाराज नहीं होना चाहता। वे गंदे गद्दार भी हैं जो तटस्थ पदों का लाभ उठाकर भारी मुनाफा कमाते हैं। जियान मिंकियू ने तुरंत लोमड़ी महिला से कहा कि वो शाखा प्रबंधक से मिलना चाहता है। लड़की हैरान रह गई और उसने अपने सामने वाले युवक से अपना अनुरोध दोहराने को कहा। जियान मिंकियू ने तुरंत कोड कहा, फिर पूछा कि क्या ये शाखा प्रबंधक को कॉल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लड़की तुरंत घबरा गई और उसने तुरंत शाखा प्रबंधक को नीचे लॉबी में जाने के लिए बुलाया। शाखा प्रबंधक, जो घनी दाढ़ी वाला एक बौना आदमी था, तुरंत लॉबी में भाग गया। उनके अधीनस्थों को आश्चर्य हुआ कि इतना महत्वपूर्ण शाखा प्रबंधक किस लिए कमरे से बाहर निकला था। उन्होंने पूछा कि कौन सा बड़ा आदमी फेडरेशन के प्रतिनिधि को इतनी जल्दी दौड़ाएगा। जियान मिंकियू के सामने पहुंचने पर शाखा प्रबंधक ने तुरंत वीआईपी ग्राहकों को इंतजार कराने में अपनी असभ्यता के लिए माफी मांगी, क्योंकि वीआईपी ग्राहक शायद ही कभी उनकी तरह दूरस्थ शाखाओं में जाते हैं। शाखा प्रबंधक ने पूछा कि क्या जियान मिंकियू आयामी भंडारण का उपयोग करना चाहता है। अगर यह सच है तो वो युवक को भंडारण क्षेत्र तक ले जाएगा। जियान मिंकियू ने शाखा प्रमुख के आंकड़ों को देखने के लिए सत्य कौशल की आंख का उपयोग किया। वो दाढ़ी वाला आदमी जो पगड़ी शाखा का मुखिया था, एक बौनी जाति का था जिसकी उम्र 311 वर्ष थी। जियान मिंकियू ने सोचा कि शाखा प्रमुख की शक्ल एक बूढ़े व्यक्ति की हो सकती है जो लंबे समय तक जीवित रहा था, लेकिन बौने जाति की उम्र के हिसाब से वह अभी भी एक युवा लड़का था। जियान मिंकियू ने सोचा कि बौना पहले से ही शाखा प्रबंधक था जो एक महत्वपूर्ण पद था, इसलिए वो एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन उसने सोचा कि उसकी नजर में सभी बौने एक जैसे दिखते हैं। आखिरकार वे दोनों उस कमरे में पहुंचे जहां आयामी भंडारण द्वार स्थित था। उस स्थान पर जियान मिंकियू ने सोचा कि आयामी व्यापार में आमतौर पर बहुत अधिक समय और लागत लगती है, इसलिए व्यापार के लिए समय कम करने के लिए गठबंधन द्वारा बनाई गई आयामी भंडारण एक तकनीकी सफलता है। भले ही जियान मिंकियू अपने पिछले जीवन में उन्हें कोसता था क्योंकि कमरा उधार लेने के लिए उन्होंने जो शुल्क लिया था वो बहुत बड़ा था, वो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन सोचता था कि यह अब उपयोगी होगा। उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी और उच्च लागत के कारण भंडारण गेट खोलने के लिए किसी को गठबंधन अधिकारी या वीआईपी के रूप में सत्यापित करने की आवश्यकता होती है। 24 ज्ञात वीआईपी है, लेकिन उनकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय है, जिसका अर्थ है कि वे एक दूसरे की पहचान नहीं जान सकते हैं। जियान मिंकियू ने अपनी हथेली गेट पर रखी, तभी सिस्टम प्रकट हुआ और उसे आर-कोड मैजिक पैटर्न में प्रवेश करने के लिए कहा। पलक झपकते ही जियान मिंकियू ने गेट के ऊपर एक जटिल जादुई पैटर्न का प्रतीक बनाया। जियान मिंकियू की तकनीक ने उनकी अराजकता इकाई को काफी हद तक बर्बाद कर दिया, लेकिन आखिरकार भंडारण का गेट खोलने पर वो फिर भी खुशी से मुस्कुराए। जैसे ही भंडारण गेट खुला, सिस्टम प्रकट हुआ और घोषणा की कि जादुई पैटर्न की पुष्टि हो गई है। अब जियान मिंकियू आयामी भंडारण तक पहुंच सकता है और केवल एक आइटम सहेजा गया है। जियान मिंकियू ने तुरंत वस्तु देने के लिए भंडारण स्थान मांगा। इस युवक ने सोचा कि आप ही जानते हैं कि उसका पुनर्जन्म होगा, वो तिजोरी में और भी सामान जमा करेगा। कम से कम वो उसे रखने के लिए आभारी है क्योंकि वो उसे यूं ही धरती पर नहीं ला सकता। जिस वस्तु को सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया गया वो सिर्फ एक चट्टान निकली। दरअसल यह एक साधारण पत्थर की तरह लग रहा था, लेकिन जब जियान मिंकियू ने पत्थर को उठने के लिए कहा तो वह तुरंत काले धुएं में बदल गया। वस्तु को डार्क स्टार कहा जाता है। सिस्टम प्रकट होता है और सूचित करता है कि डार्क स्टार को अपने नए मालिक के बारे में पता है। उपयोगकर्ता के साथ सिंक्रोनाइजेशन पूरा हो गया था क्योंकि स्वामी ने संचितकरण को रीसेट कर दिया था। अंधेरे तारे के आंकड़े दिखाने वाली प्रणाली एक लुप्त होते तारे के साथ बनाया गया एक बहुउद्देशीय हथियार बन गई। तारा विभिन्न पौराणिक और पौराणिक हड्डियां बना सकता है। आकार बदलने पर उपयोगकर्ता अपनी इच्छानुसार हथियार का आकार बदल सकता है। उपयोगकर्ता के आंकड़े विशेषता के अनुसार समायोजित किए जाएंगे। इस कलाकृति को नष्ट नहीं किया जा सकता और यह सीलबंद अवस्था में है। जियान मिंकियू को पहले से ही संदेह था कि कलाकृति को सील कर दिया गया था। इस युवक को एहसास हुआ कि काला तारा एक ऐसी कलाकृति है जो अपने उपयोगकर्ता के कर्मों का पालन करके मजबूत या कमजोर हो जाती है। चूंकि जियान मिंकियू का शरीर एक वायक शैतान से कमजोर है, इसलिए कलाकृतियों में कर्म नहीं हो सकते। संख्याएं संभवतः डार्क स्टार की आदि क्षमताओं को भी सामने नहीं ला सकी, लेकिन ये कोई समस्या नहीं थी क्योंकि अंधेरे तारे का मूल कार्य स्वयं हजारों विभिन्न रूपों में परिवर्तित होने की क्षमता है। जियान मिंकियू ने कलाकृति को तलवार में बदल दिया और यह सोचकर मुस्कुराया कि जब तक उसके पास कलाकृति है, शिकारी परीक्षा आसानी से हो जाएगी।
उनके जैसे विभिन्न मार्शल आर्ट का अध्ययन करने वाले व्यक्ति के लिए यह सबसे बड़ा हथियार था। वो स्वयं जॉन मिंशे के जाने के बाद शाखा प्रमुख ने अपने एक सदस्य को बताया। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह एक वास्तविक वीआईपी कोड था। उन्होंने पुष्टिकरण कोड को अपनी आंखों से भी जांचा था और कोई त्रुटि नहीं थी। फिलहाल वे दोनों एक बड़ी होलोग्राम स्क्रीन से जॉन मिंशे की छवि को देख रहे थे। शाखा प्रमुख ने अपने सामने महिला से पूछा कि इसका क्या मतलब है कि पृथ्वी का एक मानव जो निम्न श्रेणी का आयाम है, उसके पास वो वीआईपी कोड हो सकता है। शाखा के प्रमुख ने कहा कि इसका मतलब यह है कि एक उच्च वर्ग का प्राणी था जो क्लोन का उपयोग करके पृथ्वी पर आकर अपनी शक्ति छिपाकर अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था। शाखा नेता ने कहा कि उन्हें जैकपॉट की गंध पहले से ही आ गई थी। जॉन मिंशे, उनके सामने महिला ने साहसपूर्वक कहा कि शाखा नेता अभी भी पैसे के पीछे पागल है। तब शाखा के प्रमुख ने कहा कि कोई भी तब तक ग्राहक है जब तक वो पैसा कमा सकता है और उसके लिए उससे संपर्क करना बेहतर होगा। यदि आपके पास सक्षम अधीनस्थ है तो इस तरह उसका जीवन आसान हो जाएगा। लंबे बालों वाली महिला ने हंसते हुए कहा कि शाखा नेता ने उसे स्थिति पर नजर रखने और अभी जांच न करने के लिए कहा होगा, इसलिए वो ये सुनिश्चित करेगी कि यह जानकारी अन्य शाखाओं में लीक न हो। महिला के जाने के बाद शाखा प्रमुख बौना बड़ी खिड़की के सामने खड़ा था और उसने सोचा कि पृथ्वी एक ऐसी दुनिया है जिसने टावर की उपस्थिति के बाद उच्च वर्ग की दौड़ से बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया है। शाखा प्रबंधक का पद टावर के नजदीक है और काफी प्रयास के बाद मिला है, लेकिन उनके अनुसार अभी इतना ही काफी नहीं है। वो गठबंधन के भीतर उच्च पद तक पहुंचने के लिए उस ग्राहक पर भरोसा करना चाहता था जो कोई और नहीं बल्कि जॉन मिंशेल था। इस बीच जॉन मिंशे पहले से ही उस इमारत के सामने थे जहां शिकारी लाइसेंस परीक्षा स्थित थी। इमारत काफी बड़ी थी और परीक्षा देने वाले प्रतिभागियों के साथ साथ कुछ व्यापार करने की कोशिश करने वाले लोगों से भी बहुत भीड़ थी। जॉन मिंशे ने अपने हाथ में कागज का एक टुकड़ा रखा और सोचा कि उसे बस दोपहर तक प्रतीक्षा कक्ष में इंतजार करने की जरूरत है। अचानक कई पत्रकार उनकी ओर दौड़ते हुए आए। जॉन मिंशे चौंक गए और तुरंत एक तरफ हट गए। जाहिर तौर पर पत्रकार बस उनके पास से गुजरे। पत्रकारों ने 2 लोगों से संपर्क किया जो शिकारियों के बीच काफी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। महिला का नाम शिन अयुमी है जबकि पुरुष का नाम यू सेउंग वू है। ये देखकर कि पत्रकार दोनों लोगों के प्रति कितने उत्साहित थे, जॉन मिंशे को आश्चर्य हुआ कि क्या वे कलाकार थे। फिर उसने अन्य खिलाड़ियों को शिन अयुमी के बारे में बात करते हुए सुना, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो राजदूत की बेटी थी। ऐसी अफवाहें भी थी कि वो महिला आदि योगिनी थी। ये भी अफवाह थी कि वो महिला आत्मक जादू का प्रयोग कर सकती थी, जबकि वो व्यक्ति एक मजबूत व्यक्ति था जिसे उसकी क्षमताओं का परीक्षण करने के बाद तुरंत एच वॉरियर गिल्ड द्वारा भर्ती कर लिया गया था। उन यूजर्स को यकीन था कि उन दोनों में से कोई एक इस प्रारंभिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। अंत में लाउडस्पीकर बजाकर सभी शिकारी पंजीकरणकर्ताओं से जो 55वीं लाइसेंस परीक्षा देंगे तुरंत तैयार होने के लिए कहा गया, क्योंकि परीक्षा 10 मिनट में शुरू होगी। प्रत्येक पंजीकरणकर्ता को एक शिकारी घड़ी प्राप्त होगी। जब उन्हें ये प्राप्त हो जाता है तो उन्हें उनकी घड़ी पर अंकित गेट पर जाने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वो गेट में दाखिल हुआ, जॉन मिंशे आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि मैदान अब एक जंगल था। अन्य उपयोगकर्ता शिकायत कर रहे थे कि जगह गर्म थी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि आयोजक ऐसे माहौल में परीक्षा के आयोजन से क्या उम्मीद कर रहे थे। लाउडस्पीकर ने फिर से बीप बजाकर कहा कि 55वीं हंटर लाइसेंस परीक्षा का विषय अब घोषित किया जाएगा। विषय अस्तित्व है। जब तक वे प्रत्येक खिलाड़ी की निगरानी के बारे में अधिक जानकारी के लिए परीक्षा समाप्त होने से पहले 100 अंक एकत्र कर लेते हैं, तब तक वे उत्तीर्ण हो जाएंगे। प्रत्येक रजिस्ट्रार समान मात्रा में ऊर्जा ढाल के साथ शुरू करेगा और हर बार हिट होने पर यह कम हो जाएगा। जिन आवेदकों के पास ऊर्जाशील खत्म हो जाएंगी वे स्वचालित रूप से विफल हो जाएंगे और उन्हें सीधे परीक्षण स्थान से बाहर ले जाया जाएगा। जॉन मिंशे ने अपनी घड़ी के बारे में जानकारी खोजने की कोशिश की और सोचा कि तकनीक काफी स्मार्ट थी। घोषणा फिर से गूंज उठी कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले उन्हें 50 सामान्य राक्षसों का शिकार करना था। दोनों मानचित्र पर अंकित बॉस छापे में भाग लेते हैं या तीसरा दूसरे उम्मीदवार को हरा देता है। जॉन मिंशे ने अपने आसपास के खिलाड़ियों पर नजर डाली और सोचा कि इसका मतलब है कि हर जगह अनगिनत प्रतिद्वंद्वी हैं और परीक्षण शुरू होने का समय आ गया है। खैर, इस चर्चा के लिए बस इतना ही। अगले भाग में अभी भी कई चीजें हैं जो अधिक रोमांचक और बहुत दिलचस्प है, तो अगले भाग में जारी रहने की मूलतः अंक प्राप्त करने के लिए प्रतिभागियों को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है क्योंकि राक्षसों की संख्या सीमित है। किसी के पास अंकों की कमी होगी क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। इसलिए उन्हें अन्य प्रतिभागियों पर हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने खुले तौर पर ऐसी स्थिति तैयार की थी जहां सभी खिलाड़ियों को एक दूसरे से लड़ना था। हालांकि ऐसे लोग भी थे जिन्होंने सहयोग का सुझाव दिया, लेकिन समूह में घूमना बहुत परेशानी भरा था। जियान मिंचुल के मुताबिक यह उनकी शैली के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा वे जो लक्ष्य बना रहे हैं वह बॉस राक्षस है। जियान मिंचुल ये सोचकर जंगल में अकेले चला गया कि कोई लड़ नहीं रहा है। हालांकि लड़ाई देखना सबसे मजेदार था, लेकिन तभी इस युवक को स्टील के गिरने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि यह देखने का अच्छा मौका है कि अन्य प्रतिभागी क्या करने में सक्षम है, लेकिन वह एक अच्छी लड़ाई बिल्कुल नहीं चूक सकता था। इस युवा ने ध्वनि के स्रोत की ओर कदम बढ़ाया। इसके बजाय उसकी मुलाकात एक काले पहाड़ी बाघ राक्षस से हुई जिसकी पूंछ भयानक नुकीली थी। डरने के बजाय जियान मिंचुल मुस्कुराए और कहा कि वो यहीं से शुरुआत करेंगे। फिर तुरंत जियान मिंचुल ने अंधेरे तारे को भाले में बदलने का आदेश दिया। जियान मिंचुल एक रुख में आ गया और उसने तुरंत अपने पूरे शरीर को अराजकता की शक्ति से भर दिया। तो इस तरह अराजकता शक्ति के अलावा सभी आंकड़े 40% तक बढ़ जाते हैं। तब जियान मिंचुल ने तुरंत पूर्व पर हमला करने के लिए बिजली की तेज शक्ति का इस्तेमाल किया।
वो जानता था कि भले ही राक्षस केवल परीक्षण के लिए बनाया गया एक भ्रम था, राक्षस की हत्या का इरादा और शक्ति काफी हद तक वास्तविक चीज की तरह महसूस होती थी। जियान मिनचुल ने तुरंत अपने भाले से राक्षस पर हमला किया, लेकिन राक्षस के शरीर को खरोचने में असफल रहा। जियान मिनचुल को अभी पता चला कि राक्षस की त्वचा मोटी और बड़ी ताकत वाली है। उसे सतर्क रहना पड़ा, क्योंकि यदि वो अपने वर्तमान शरीर के साथ इतना शक्तिशाली हमला करता तो वो तुरंत मर जाता। जियान मिनचुल राक्षस को मारने में कामयाब रहा था, लेकिन उसे जल्दी से चकमा देना पड़ा, क्योंकि राक्षस की पूंछ हमेशा के लिए बहुत खतरनाक थी। जियान मिनचुल ने सोचा कि राक्षस की पूंछ के कारण हाथापाई हथियारों का उपयोग करना थोड़ा मुश्किल लगता है। तब इस युवक ने एक उपाय सोचा, जब तक कि उसने अपने भाले को तीनधारी त्रिशूल में नहीं बदल दिया। फिर उसने भाले को अराजकता काई से लेपित करने के बाद अंततः फेंकने से पहले अच्छी तरह से चित्रित किया। यह एक राक्षसी भाला चलाने की तकनीक थी, एक राक्षसी तलवारबाजी जो केवल अपने लक्ष्य को मारने पर केंद्रित होती है। त्रिशूल सीधे राक्षस के सिर पर तब तक लगा जब तक वो तुरंत नष्ट नहीं हो गया। सिस्टम प्रकट होता है और सूचित करता है कि जियान मिनचुल स्टॉकर नामक राक्षस को हराने में कामयाब रहा। इस तरह उसे 10 अंक मिलते हैं और जो अंक एकत्र हुए हैं वे 32 अंक हैं। जियान मिनचुल ये सोचकर मुस्कुराए कि इस कालकोठरी की गुणवत्ता उनकी अपेक्षा से अधिक थी। यदि कोई राक्षस इतना शक्तिशाली है तो जियान मिनचुल अपने बॉस राक्षस की प्रतीक्षा कर रहा है। अचानक एक आदमी आया जिसने अपने भाई को बताया कि जियान मिनचुल ने उस राक्षस को मार डाला है जिसे वे मारना चाहते थे। बिग ब्रदर नामक व्यक्ति ने कहा कि एक राक्षस को मारना जो पहले से ही उनका लक्ष्य था, परेशानी की तलाश में था। अब 3 आदमियों का एक समूह सामने आया जो जुड़वा निकले। इन्हें प्रसिद्ध ब्लैक ट्रिनिटी का नाम दिया गया है। जियान मिनचुल उन तीनों को देखकर मुस्कुराया, भले ही वे पहले लड़ाई की आवाज के कारण आए थे, लेकिन इसके बजाय उन्हें वैसे ही चुनौती दी गई। जियान मिनचुल को संदेह था कि वे खिलाड़ी कमजोर प्रतिभागियों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। जियान मिनचुल ने तुरंत उन तीनों की स्थिति विंडो देखने के लिए अपनी सत्य की दृष्टि कौशल को सक्रिय किया। जियान मिनचुल को पता है कि अगर केवल उनके उच्च शारीरिक आंकड़ों को देखा जाए तो वे उनसे बेहतर है। इससे जियान मिनचुल खुशी से मुस्कुराया। जियान मिनचुल को खुशी से हंसते देखकर तीनों जुड़वा आदमी चिढ़ गए, खासकर जब जियान मिनचुल ने कहा कि चाहे उन्हें ब्लैक ट्रिनिटी कहा जाए या रिडिकुलस 3 भाई, वे अंततः वैसे भी लड़ेंगे, तो बस बात करें और आगे बढ़ें। जियान मिनचुल की बातें सुनकर तुरंत ही जुड़वा पुरुष भयानक चेहरों के साथ क्रोधित हो गए। उनमें से एक व्यक्ति तुरंत आगे बढ़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के जियान मिनचुल पर हमला कर दिया। वे चाहते थे कि जियान उपनाम वाला व्यक्ति मर जाए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जियान मिनचुल पहले उनके पास आया और अपने हथियार को निकाल लिया और उनके शरीर पर अपने हथियार से वार किया, जो चाकू में बदल गया। जियान मिनचुल की चालें बहुत तेज और फुर्तीली थी और 2 बड़े लोगों के हमलों से बच रही थी। जियान मिनचुल को एहसास हुआ कि उन तीनों का टीम वर्क वास्तव में अच्छा था, लेकिन उन्होंने गलत प्रतिद्वंद्वी को चुना। इस युवक ने बर्निंग फ्लावर डैगर तकनीक का इस्तेमाल किया। ये भिखारी पंथ की डांसिंग वुमन द्वारा बनाई गई एक सी लेवल मार्शल आर्ट तकनीक थी। ये तकनीक थोड़ी ताकत और पैरी हमलों का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए समर्पित है। यदि कोई इस हमले की चपेट में आ जाता है तो प्रतिद्वंद्वी की आक्रमण शक्ति 30% कम हो जाती है और उसके आक्रमण का मार्ग बाधित हो जाता है। जियान मिनचुल ने जानबूझकर इस तकनीक से पहले एक प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित किया। बड़े लोगों में से एक अपने भाई पर हमला होता देखकर चिंतित था, क्योंकि वह जानता था कि जब उसका प्रतिद्वंद्वी इतना करीब आ जाएगा तो उसके भाई के लिए जादू का उपयोग करना मुश्किल हो जाएगा। उसने तुरंत जियान मिनचुल पर निशाना साधते हुए एक भाला फेंका और उसे अपने सबसे छोटे भाई से दूर रहने के लिए कहा। जब जियान मिनचुल जुड़वा बच्चों से दूर कूद गया था तो उनमें से एक ने तुरंत उसे एक बड़े आग के गोले से निशाना बनाया। अपने चेहरे के सामने आग का एक बड़ा गोला देखकर डरने के बजाय जियान मिनचुल मुस्कुराया और अपनी तलवार में बिजली भर दी। इस तकनीक को 5 टाइगर स्लैशिंग कहा जाता है। यह एक स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक थी जो बेहद मजबूत थी और निकट युद्ध में उपयोग के लिए बढ़िया थी। तीनों जुड़वा भाई ये देखकर हैरान रह गए कि उनके विशाल आग के गोले के हमले को आसानी से नष्ट कर दिया गया। फिर अचानक जियान मिनचुल 2 जुड़वा लड़कों के पीछे से कूद गया और सीधे सबसे बुजुर्ग आदमी की तरफ जा गिरा। फिर बड़ी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने कहा कि ये उस बड़ी पार्टी का नतीजा है। अतः उसकी तलवार के एक वार से 3 जुड़वा व्यक्तियों में से एक की मृत्यु हो गई। सिस्टम प्रकट होता है और सूचित करता है कि जियान मिनचुल ने प्रतिभागी संख्या 450 को निर्देशित किया है और उस प्रतिभागी से 25 अंक अर्जित किए हैं। अब जियान मिनचुल ने जो अंक जुटाए हैं वो 45 अंक तक पहुंच गए हैं। Now the points that Jian Minchul has collected have reached 45 points. जियोन मिनचुल ने अपने हाथ में डिजिटल घड़ी देखी और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि उस व्यक्ति के पास इतने सारे अंक थे। अन्य 2 जुड़वा बच्चे चिंतित थे, क्योंकि उनके सबसे बड़े भाई को जियोन मिनचुल ने हरा दिया था। उन्हें संदेह था कि जियोन मिनचुल का हथियार एक खतरनाक आभा से भरा हुआ होगा। जियोन मिनचुल तुरंत एक बड़ी मुस्कान के साथ अन्य 2 जुड़वा बच्चों की ओर मुड़े। उन्हें यकीन था कि उन तीनों की क्षमताओं को देखते हुए वे उन सभी बिंदुओं को एक व्यक्ति में संग्रहित नहीं कर सकते। तो एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ जियोन मिनचुल दोनों जुड़वा बच्चों के पास आए और कहा कि उन्हें जो व्यवसाय शुरू किया था उसे खत्म करना होगा। जियोन मिनचुल ने सोचा कि कौन जानता है कि दोनों जुड़वा बच्चों से उसे कितने अंक मिलेंगे। इस बीच सिस्टम ने परीक्षा देख रहे लोगों को घोषणा की कि किम योंग चुल नाम के प्रतिभागी को परीक्षा से बाहर कर दिया गया है। इस प्रसारण को देखने वाले लोग अपने अपने संघों के वरिष्ठ लोग थे। वे ये सुनकर स्तब्ध रह गए कि जुड़वा बच्चों जैसा शक्तिशाली व्यक्ति हार गया था, क्योंकि वे जानते थे कि जुड़वा बच्चे नौसिखिए थे जिनकी शहर में नंबर 2 महान गिल्ड द्वारा अच्छी तरह से देखभाल की जाती थी। गिल्ड का प्रतिनिधि आश्चर्यचकित था कि ब्लैक ट्रिनिटी को कौन हराने में कामयाब रहा। एच वॉरियर गिल्ड की प्रतिनिधि महिला ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा कि यह सेउंग वू का ही काम होगा। एच वॉरियर प्रतिनिधि का मानना है कि सेउंग वू एक बहुत ही आशाजनक खिलाड़ी है।
इसलिए उन्हें यकीन था कि जिन 3 नौसिखियों ने ब्लैक ट्रिनिटी उपनाम अर्जित किया था, उनका सेओंग वू से कोई मुकाबला नहीं होगा। अचानक एक और घोषणा हुई कि ट्रिनिटी जुड़वा बच्चों में से एक हार गया है। एच वॉरियर गिल्ड प्रतिनिधि अधिक से अधिक उत्साहित हो रहा था, जबकि ब्लैक ट्रिनिटी प्रतिनिधि अधिक नाराज हो रहा था। जब मॉनिटर स्क्रीन चालू की गई तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जो व्यक्ति जुड़वा बच्चों को पीटने में कामयाब रहा, वो उन सभी के लिए अजनबी था। ज्यादा समय नहीं बीता जब इल्यूजन एरेना में अन्य खिलाड़ियों की ओर से बहुत चिल्लाने की आवाजें आने लगी। जियोन मिंचेओल ने जब सिस्टम से सूचना सुनी कि वो मारे गए खिलाड़ियों से कई अंक एकत्र करने में कामयाब रहा तो वो चुपचाप खड़ा रहा। इस युवक को एहसास हुआ कि वो पहले ही 20 उपयोगकर्ताओं को मार चुका है। फिलहाल वो 172 अंक जुटाने में सफल रहे। जियोन मिंचेओल तथाकथित रैंक 1 की तलाश में बॉस मॉन्स्टर क्षेत्र का चक्कर लगा रहा था, लेकिन वो उस व्यक्ति से बिल्कुल भी नहीं मिला। इस बीच जब डिजिटल घड़ी में देखा गया तो परीक्षा पूरी होने में थोड़ा और समय बचा है। हालांकि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था, क्योंकि परीक्षा अधिक महत्वपूर्ण थी, इसलिए उन्हें पहले अपना मिशन पूरा करना चाहिए। जियोन मिंचेओल ने सोचा कि उसे तुरंत बॉस राक्षस से उसकी मांग में मिलना चाहिए। जियोन मिंचेओल ये सोचकर सड़कों पर घूम रहा था कि केवल एक ही सड़क थी जो रॉक माउंटेन के अंदरूनी हिस्से को बॉस राक्षस के स्थान से जोड़ती थी। सड़क इतनी संकरी थी कि केवल 2 लोग ही गुजर सकते थे, और अंत में एक गोलेम राक्षस था। जब जियोन मिंचेओल ने सत्य की आंख से राक्षस की स्थिति की जांच की तो उसने देखा कि राक्षस के आंकड़ों की संख्या काफी अधिक थी, साथ ही अदम्य विशेषता और उसके पुनर्जनन की क्षमता भी थी। अपना भाला निकालते समय जियोन मिंचेओल को आश्चर्य हुआ कि क्या परीक्षक को उम्मीद थी कि प्रतिभागी इस तरह के प्राणी को हरा देगा। भले ही उस प्राणी से सिर्फ एक वार लेने से खिलाड़ी का भाग्य तुरंत समाप्त हो जाता, जियोन मिंचेओल ने सोचा कि उसे राक्षस को पुनर्जीवित होने का समय नहीं देना चाहिए। इसलिए युवक ने तुरंत गोलेम राक्षस पर हमला कर दिया। उसने अपनी पूरी ताकत से उस पर वार करके नुकसान इकट्ठा करने के बारे में सोचा, लेकिन भले ही उसने पहले से ही काई कोडित भाले का इस्तेमाल किया था, उस हमले का प्रभाव केवल उथला था। अचानक गोलेम राक्षस ने जियोन मिंचेओल पर हमला करने के लिए अपनी बड़ी मुट्ठी तान दी। सौभाग्य से यह युवक समय रहते चकमा देने में कामयाब हो गया, अन्यथा इतने मजबूत और बड़े हमले में वो ढेर हो गया होता। जियोन मिंचेओल ने कहा कि राक्षस का हमला बहुत बढ़िया था। वो खुश था कि राक्षस अपनी चाल बता रहा था। जियोन मिंचेओल सोचता है कि उसे उन 3 हास्यास्पद जुड़वा बच्चों से लड़ते हुए काफी समय हो गया है, इसलिए ये लड़ाई उसके लिए बहुत दिलचस्प होगी। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्होंने 5 टाइगर स्लैशिंग ब्लेड तकनीक का एक बार फिर से इस्तेमाल किया तो ये बहुत अधिक बोझ होगा। इसलिए उन्होंने अपने भाले को एक कुल्हाड़ी में बदल दिया और ग्रेट माउंटेन एक्सिस तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें 15 केओस काय का इस्तेमाल किया गया। जियोन मिंचेओल ने राक्षस गोलेम पर हमला करने के लिए तुरंत कुल्हाड़ी की पूरी शक्ति लगा दी। एक बार फिर, जैसे कि वो जियोन मिंचेओल के हमले से प्रभावित नहीं हुआ था, गोलेम राक्षस ने जियोन मिंचेओल पर हमला करने के लिए पलटवार किया। राक्षसों के हमलों से बचते हुए जियोन मिंचेओल को पता था कि इस बार उसका हमला सफल हो गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दरार कितनी बड़ी है। उनके अनुसार यदि एक हमला अभी भी पर्याप्त नहीं है तो वो राक्षस पर दसियों या सैकड़ों बार भी हमला कर सकता है। जोश के साथ और बिजली की तरह तेज जियोन मिंचेओल ने गोलेम जानवर को हराने के लिए उस पर हमला किया। गोलेम घूमता रहता है और लगभग खत्म हो चुका है। उसी समय एक महिला खिलाड़ी गुफा में दाखिल हुई। वो आश्चर्यचकित थी कि उससे पहले अन्य खिलाड़ी पहले ही गोलेम राक्षसों से लड़ चुके थे। जो महिला खिलाड़ी शिन अयुमी निकली, उसने जियोन मिंचेओल को आश्चर्यचकित कर दिया। जियोन मिंचेओल को चिंता थी कि अगर अब शिन अयुमी ने उस पर जादू से हमला किया तो उसके लिए बॉस राक्षस से लड़ने के साथ साथ उसे लड़ना असंभव हो जाएगा। लेकिन वो शिन अयुमी को संभाल नहीं सका, अन्यथा गोलेम पुनर्जीवित हो जाता। अचानक शिन अयुमी ने पूछा कि क्या जियोन मिंचेओल को राक्षस को हराने के लिए मदद की जरूरत है। खुश होने के बजाय जियोन मिंचेओल ने नाराज चेहरा दिखाया और कहा कि क्या शिन अयुमी उस चीज में योगदान प्राप्त करना चाहता है जो लगभग समाप्त हो चुकी है। शिन अयुमी युवक की बातों पर हंसे, क्योंकि उनके अनुसार जियोन मिंचेओल ऐसा नहीं लगता कि वो अकेले राक्षस को हरा सकता है। जियोन मिंचेओल ये सुनकर नाराज हो गए कि भूमिका निभाने के बावजूद वो अपनी इच्छा के अनुसार स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। फिर जियोन मिंचेओल ने पूछा कि क्या उसके सामने वाली लड़की उसके साथ शर्त लगाना चाहती है। अब से केवल 10 मिनट में जियोन मिंचेओल ने कहा कि वो ब्लू गार्जियन को आत्मविश्वास से हरा सकता है। शिन अयुमी मुस्कुराई और आत्मविश्वास से कहा कि उनकी राय में जियोन मिंचेओल उस राक्षस को नहीं हरा पाएंगे, और यदि आप ये शर्त जीत गए तो आपको क्या मिलेगा। जियोन मिंचेओल ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया कि वो अपने सभी अंक लड़की को देगा। जियोन मिंचेओल धूर्तता से मुस्कुराए क्योंकि उन्हें यकीन था कि शिन अयुमी जीत सकते हैं। संभवतः उसके प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सका क्योंकि उसकी बातें बॉस राक्षस से भी बड़ी थी। इस युवक ने सोचा कि यह ऑफर अधिक आकर्षक होना चाहिए क्योंकि यह बॉस मॉन्स्टर पॉइंट्स को विभाजित करने की तुलना में अधिक लाभदायक था। फिर शिन अयुमी ने पूछा कि अगर जियान मिंचेओल जीत गया तो क्या होगा। जब जियान मिंचेओल को इस तरह के सवाल का सामना करना पड़ा तो अचानक गोलेम राक्षस पुनर्जीवित हो गया था और उस पर फिर से हमला करने की तैयारी कर रहा था। जियान मिंचेओल, जो घबरा रहा था, ने केवल इतना कहा कि वह चाहता था कि उसे भोजन मिले। शिन अयुमी इस तरह उत्तर देने के बाद जियान मिंचेओल बॉस राक्षस पर हमला करने के लिए लौट आया। उन्होंने इसकी परवाह नहीं की, हालांकि शिन अयुमी ने कहा कि जब वो देखेंगे तो तुरंत हस्तक्षेप करेंगे। जियान मिंचेओल को धक्का दिया जा रहा है। जियान मिंचेओल ये सुनने के लिए मुड़ा। इस युवक ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा कि ऐसा नहीं होगा। शिन अयुमी ने पूछा कि जियान मिंचेओल ने उनसे इतनी सहजता से बात क्यों की, जबकि यह उनकी पहली मुलाकात थी। लड़ाई जारी रखते हुए जियान मिंचेओल ने उत्तर दिया कि यदि शिन अयुमी को यह पसंद नहीं है तो उसे केवल उसी तरह बोलने की जरूरत है। 10 मिनट बीतने से ठीक पहले परीक्षा समाप्त हो गई और सभी उपयोगकर्ता मुख्य हॉल में लौट आए। जब कई लोगों ने अपने बगल के खिलाड़ी को गंभीर रूप से घायल देखा तो घबरा गए। इस बीच जियान मिंचेओल केवल थक गया था और उसके शरीर पर हल्का सा घाव हो गया था।
इस युवक को पता था कि उसकी जीवन शक्ति खत्म हो गई है, लेकिन वह ठीक था। चूंकि गोलेम राक्षस अभी अभी अपने कुछ घायल हिस्सों को ठीक करने में कामयाब हुआ था, वो लगभग शर्त हार गया था। शिन अयुमी, जिन्हें भी हॉल में वापस स्थानांतरित कर दिया गया था, ने स्तब्ध भाव से जियान मिनचोल को देखा। लड़की सचमुच विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसे जियान मिनचोल का इलाज करना होगा। शिन अयुमी को एहसास हुआ कि यह व्यक्ति अपने दुश्मन के हमलों को तुरंत पढ़ सकता है। यह जरा सी गलती के बिना भी परफेक्ट टाइमिंग से हमला कर सकता है। शिन अयुमी ने मन ही मन सोचा, अगर वो उस युवक के खिलाफ लड़े तो क्या वो जीत पाएगी। शिन अयुमी पहले ही यू सेउंग वू से लड़ चुकी थी, इसलिए उसे एहसास हुआ कि वो युवक तेज और मजबूत था, लेकिन यही उसकी एकमात्र ताकत थी। अगर शिन अयुमी को दोबारा ऐसी लड़ाई का सामना करना पड़ा तो उसे यकीन था कि वह यू सेउंग वू के खिलाफ जीत जाएगी। अंत में 55वीं हंटर लाइसेंस परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए पद की घोषणा की गई। लाउडस्पीकर के माध्यम से चयन टीम ने जियान मिनचोल को बधाई दी, क्योंकि वो शिन अयुमी को दूसरे स्थान पर और यू सेउंग वू को तीसरे स्थान पर हराकर पहले स्थान पर रहने में सफल रहे। तुरंत ही बेहतरीन खिलाड़ियों की लिस्ट देखकर हर कोई हैरान रह गया। यू सेउंग वू को केवल तीसरे स्थान पर देखकर वे हैरान रह गए। उदास चेहरे के साथ यू सेउंग वू ने बुदबुदाया कि वह इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकता। फिर यह युवक उन पत्रकारों की परवाह किए बिना नाराज चेहरे के साथ चला गया जो उसका साक्षात्कार लेना चाहते थे। अंत में पत्रकारों से कहा गया कि वे पहले प्रतिभागियों के शरीर की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए प्रतिभागियों का साक्षात्कार न लें। विवरण बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषित किया जाएगा। इस बीच जियान मिनचोल को चिंता होने लगी, क्योंकि लोग उसे देख रहे थे। जियान मिनचोल ने सोचा कि वो वहां से निकल जाना चाहता है, इससे पहले कि हर कोई उस पर ध्यान दे। लेकिन जैसे ही उसने बाहर निकलना चाहा, तभी बाहर और अंदर से हर कोई उस पर दौड़ पड़ा। वे पत्रकार और साथ ही गिल्ड प्रतिनिधि थे जो जियान मिनचोल को भर्ती करना चाहते थे या बस उनसे कई चीजों के बारे में पूछना चाहते थे। इस स्थिति को देखकर जियान मिनचोल को एहसास हुआ कि वो आसानी से घर नहीं जा सकता, इसलिए आखिरकार इस युवक ने चिल्लाकर कहा कि गिल्ड में शामिल होने से पहले उसकी एक शर्त थी। वह चाहता था कि उसे उनके संघ में शामिल होने के लिए $5 मिलियन की जमा राशि दी जाए। तुरंत गिल्ड प्रतिनिधि चुप हो गया। वे जियान मिनचोल को भर्ती करने में झिझकने लगे, क्योंकि वेतन एक नौसिखिए के साथ सौदा करने के लिए बहुत बड़ा था। लोगों के संदेह को देखकर जियान मिनचोल मुस्कुराया, क्योंकि उसका किसी भी गिल्ड में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा उसने सिर्फ जल्दी घर पहुंचने के लिए किया था। जियान मिनचोल खुद जानते हैं कि कोई भी नौसिखिया को स्वीकार नहीं करता है जो $5 मिलियन के साथ कहीं से आता है। लेकिन युवक के विचार तुरंत टूट गए जब किसी ने अचानक कहा कि वो इतनी बड़ी अग्रिम भुगतान करने को तैयार है। तुरंत हर कोई उस ओर मुड़ गया जहां से आवाज आई थी और आश्चर्यचकित हो गया कि किस संख्या ने ऐसा किया। उस व्यक्ति ने हाथ उठाया तो करीब से देखने पर वो शाखा प्रबंधक था, स्टार एलायंस। बेशक इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। जियान मिनचोल को स्टार एलायंस मुख्यालय में वापस लाया गया। बिना ज्यादा हलचल के इस युवक ने तुरंत पूछा कि शाखा नेता क्या चाहता है, क्योंकि उसका किसी भी गिल्ड में शामिल होने का इरादा नहीं था। नेता ने यह भी कहा कि उन्हें इस बारे में पता है, वो सिर्फ अपने ग्राहकों को सहूलियत देना चाहते हैं। शाखा नेता बोने ने एक फाइल निकाली और कहा कि वो जियान मिनचोल को इंटरस्टेलर अलायंस मुक्त भाड़े के सैनिक के रूप में पंजीकृत करना चाहता है। संविदात्मक रूप से वो गठबंधन से संबद्ध होगा, लेकिन वो भी इसके बराबर था। गठबंधन भाड़े के सैनिकों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके अलावा वे गेट को सुरक्षित करेंगे, एक विशेष सहायता टीम प्रदान करेंगे और जियान मिनचोल को कर लाभ देंगे। साथ ही जियान मिनचोल को कालकोटरी से जो कुछ भी मिलेगा उसे एलायंस ऊंची कीमत पर खरीदेगा। जियान मिनचोल का मानना है कि अनुबंध कोई समस्या नहीं है, लेकिन शर्तें उनके लिए बहुत अनुकूल थी। तो इस युवक ने कहा कि उसे नहीं पता था कि इंटरस्टेलर एलायंस इतना उदार है। जियान मिनचोल जानते हैं कि कीमत के बिना कोई सद्भावना नहीं है, ये स्टार में एक बुनियादी नियम है। गठबंधन, इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वो बिना किसी कारण के परोपकारी गठबंधन पर भरोसा कर सके। जियान मिनचोल ने तुरंत अपने हाथ में रखी गोली नीचे रख दी और कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन तब शाखा नेता ने कहा कि वो केवल जियान मिनचोल का विश्वास चाहता था। ये सुनकर जियान मिनचोल ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और गहराई से सोचने लगा। इस युवक ने अनुमान लगाया कि शाखा के प्रमुख को लगता होगा कि उसके वीआईपी कोड के पीछे एक बड़ा हिस्सा था, भले ही उसने अपना सब कुछ दिखा दिया हो। यदि शाखा प्रमुख का यही उद्देश्य था, तो ये बिना कुछ लिए जियान मिनचोल को बिगाड़ने के समान होगा। इसलिए इस युवक के पास ऐसे लुभावने प्रस्ताव को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। जियान मिनचोल ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया। युवक के जाने के बाद सहायक ने शाखा प्रमुख से पूछा कि क्या मुफ्त भाड़े का अनुबंध है। अनुबंध ठीक था। शाखा नेता बोने ने कहा कि उन्होंने इसके बारे में सोचे बिना कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने एली नाम के सहायक को जियान मिनचोल के साथ जाने के लिए कहा। शाखा नेता ने सोचा कि गठबंधन के स्वतंत्र भाड़े के सैनिक पांडेमोनियम के रईसों से मेल खाने के लिए काफी मजबूत थे, क्योंकि एक स्वतंत्र भाड़े के अनुबंध के लिए गठबंधन के भीतर उच्च नेतृत्व की स्थिति के साथ एक दिव्य व्यक्ति के अनुमोदन की आवश्यकता थी। शाखा नेता को पता था कि ऐसी संभावना थी कि वीआईपी कोड अनुमोदन का एकमात्र कारण नहीं था, लेकिन वह इस अवसर को नहीं छोड़ सकता था। शाखा प्रमुख ने विभिन्न परिदृश्य तैयार किए हैं। अब नेता के साथ अपने मिशन को अंजाम देने का समय आ गया है। उस दिन सर्वोच्च मंत्री मुफ्त भाड़े के अनुबंध पर इतनी आसानी से सहमत हो गया कि इसने शाखा नेता को चौंका दिया। सर्वोच्च नेता ने शाखा नेताओं से जियान मिनचोल को अपना पूरा समर्थन देने और कुछ भी होने पर उन्हें रिपोर्ट करने को कहा। उच्च मंत्री ने शाखा प्रमुख से इसे बाहरी लोगों से गुप्त रखने को कहा। महान नेता के साथ गंभीर बातचीत समाप्त होने के बाद बोना हैरान चेहरे के साथ लौटा, क्योंकि उसे उच्च मंत्री की उदासीनता का प्रारंभिक रूप स्पष्ट रूप से याद था जब उन्होंने घोषणा की थी कि पृथ्वी से एक वीआईपी आया है। लेकिन जब उन्होंने जियान मिनचोल की लड़ाई का वीडियो देखा तो उनकी प्रतिक्रिया तुरंत बदल गई।
गठबंधन के शीर्ष नेता ने सोचा कि जियान मिंचुल की हरकतें एकदम सही थी क्योंकि कोई भी ऊर्जा बर्बाद नहीं हुई थी। नॉक्स द ड्रैगन किंग नाम के इंडस्ट्रियल गठबंधन के 12 नेताओं में से एक को एहसास हुआ कि उसने पहले भी लड़ाई का ऐसा तरीका देखा है। लड़ने का तरीका राक्षस राजा का था, लेकिन उसने सोचा कि यह संभव है क्योंकि उसकी मृत्यु की पुष्टि हो चुकी थी। इस बीच जियान मिंचुल सुबह सुबह हैरान चेहरे के साथ उठा। उसने अपना सेलफोन निकाला और पूछा कि क्या समय हुआ है। उसे आश्चर्य होता है कि उसका अलार्म क्यों नहीं बजा। पता चला कि उसका सेलफोन बंद हो गया है। ये युवक जाग गया क्योंकि उसने अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर दस्तक सुनी। जो मिलने आया था वो शाखा नेता का सचिव एली था। जियान मिंचुल ने तुरंत दरवाजा खोला और पूछा कि उसके जैसा महत्वपूर्ण व्यक्ति किस काम से बिना उसे बताए उसके अपार्टमेंट में आता है। महिला थोड़ा मुस्कुराई और कहा कि उसे लगा कि यह व्यक्तिगत रूप से बेहतर है क्योंकि उसने पहले ही एक संदेश भेजा था, लेकिन उसने न तो जवाब दिया और न ही उसे खोला। जियान मिंचुल ने इसके लिए माफी मांगी क्योंकि युवक का सेल फोन अभी फिर से चालू हुआ था। जियान मिंचुल के सेल फोन की हालत देखकर एली उसे दोष नहीं दे सकी। जियान मिंचुल ने सोचा कि वो लड़की के संदेश नहीं पढ़ सका क्योंकि उसका सेल फोन बजता रहता था। जियान मिंचुल ने यह सोचते हुए इस लड़की को अपने अपार्टमेंट में आमंत्रित किया कि वे उसका सेल फोन नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही वो जियान मिंचुल के कमरे में दाखिल हुई, एली ने तुरंत कहा कि यह जगह किसी वीआईपी के लिए बहुत साधारण है। जियान मिंचुल ने तुरंत टिप्पणी की कि उन्हें यह सोचकर आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि उन्होंने उस स्थान पर आने से पहले उसकी पृष्ठभूमि की जांच की होगी। एली ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह असंभव है क्योंकि वे जानते थे कि इससे जियान मिंचुल दुखी हो जाएगा। अपने मेहमानों को बैठने के लिए आमंत्रित करने से पहले जियान मिंचुल ने अपने कमरे को थोड़ा साफ करने की कोशिश की। जियान मिंचुल ने फिर पूछा कि वे कल परीक्षण स्थल पर कैसे उपस्थित हो सकते हैं। एली ने जवाब दिया कि गठबंधन भवन में प्रवेश करते समय युवक ने अपना प्रारंभिक शिकारी लाइसेंस दिखाया था, इसलिए उन्हें संदेह है कि जियान मिंचुल जल्द ही परीक्षा देगा। लड़की का जवाब सुनकर जियान मिंचुल ने सोचा कि उनका कौशल काफी अच्छा था क्योंकि उन्होंने जानबूझकर यह सुनिश्चित किया कि वे उसके साथ सीमा पार न करें। उनके मुताबिक वे स्थिति को सुधारने में काफी चतुर हैं। बैठने के बाद एली ने तुरंत कुछ वस्तुएं दी और कहा कि वो सीधे मुद्दे पर आएगा। एली ने एक बचत पुस्तिका, एक कार्य सेलफोन और अनुबंध शुल्क वाला एक कार्ड सौंपा। जियान मिंचुल ने सभी वस्तुएं प्राप्त की और अपनी बचत बही खोलने की कोशिश की और सोचा कि उसने कल कितना मांगा था। जब युवक ने $4.7 मिलियन की अंकित कीमत देखी तो वो तुरंत दंग रह गया। एली ने कहा कि उनकी पार्टी करों के कारण इसे 5 मिलियन तक पूरा नहीं कर सकी। जियान मिंचुल बहुत आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि उन्होंने उसे इतने पैसे दिए। एली ने हंसते हुए टिप्पणी की कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने वाला युवक इस तरह चौंक जाएगा। जियान मिंचुल ने कहा कि क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक सादा जीवन जिया। इसके बाद एली ने उसके इस तरह सुबह जल्दी आने का एक और कारण बताया। वो जियान मिंचुल के लिए एक सहायता टीम बनाने के साथ साथ उसकी पसंद के चाल मानदंडों को सुनने के लिए आई थी। जियान मिंचुल ने उत्तर दिया कि उन्हें शेष राक्षस शवों को इकट्ठा करने के लिए केवल एक सहायता टीम की आवश्यकता है। एली को आश्चर्य हुआ और फिर उसने पूछा कि एक नए प्रकार के शिकारी, शक्ति डीलर या समर्थन के बारे में क्या ख्याल है। जियान मिंचुल ने उत्तर दिया कि वो अकेले ही उन सभी राक्षसों से लड़ने के लिए पर्याप्त है जिनका बाद में सामना किया जाएगा। एली ने तब कहा कि वो शव वाहकों और सर्जनों की एक टीम भी बनाएगी। इससे पहले जियान मिंचुल ने एली से पूछा कि वो कब छापा मार सकता है। एली ने कहा कि जैसे ही जियान मिंचुल टीम का गठन हुआ और निश्चित रूप से उनकी पार्टी ने चाल को सुरक्षित कर लिया। ये सुनकर जियान मिंचुल चिल्लाया। उसने सोचा कि इसमें थोड़ा समय लगेगा। हालांकि जियान मिंचुल का शरीर एक शिकारी होने के लाभों को महसूस करने के लिए खुजली कर रहा था। जियान मिंचुल ने सोचा कि यह शर्म की बात है कि उसे अपने स्तर के गुण प्राप्त करने के बाद उसका उपयोग करने का मौका नहीं मिला। एली अचानक ये कहते हुए खड़ी हो गई कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि वो एक विश्वसनीय व्यक्ति है। 3 घंटे बाद जियान मिंचुल पहले से ही लेवल डी चाल के सामने था। जियान मिंचुल को आश्चर्य हुआ कि एली यह साबित करने के लिए इतनी जल्दी ऐसा कर सकती है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। एली ने गर्व से कहा कि वो वास्तव में बहुत विश्वसनीय है। जियान मिंचुल ने टिप्पणी की कि यह स्वाभाविक है कि लड़की बहुत आश्वस्त थी। फिर सहायता टीम के नेता ने उन दोनों से संपर्क किया। एली ने जियान मिंचुल को सफाई टीम के नेता से मिलवाया जो मदद करेगा। जियान मिंचुल चेयरमैन ने जियान मिंचुल से अपना परिचय जियांग योयू के रूप में कराया। इस उम्र में दोनों युवाओं ने पहले परिचय के तौर पर हाथ मिलाया। तब जियान मिंचुल ने कहा कि वो केवल चाल के अंदर ही शिकार करेगा। जब वो बाद में पूरा हो जाएगा तो सफाई टीम संसाधन एकत्र कर सकती है। इतना कहने के बाद जियान मिंचुल ने पूरी सफाई टीम को पीछे छोड़ते हुए सबसे पहले चाल में प्रवेश किया। उदास चेहरे पहने हुए चीफ जियांग योंगहुआन ने सोचा कि वो मिसौली डिवीजन प्रमुख के अनुरोध के कारण तत्काल आए थे, लेकिन वो और उनकी टीम जियांग मिंचाओ जैसे नौसिखिया की मदद करने से निराश थे। कई घंटे पहले जब वे अचानक गेट के सामने जमा हो गए तो उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि किस बड़े आदमी ने उन्हें इस तरह अचानक इकट्ठा किया है। अध्यक्ष जियांग योंगहुआन ने उत्तर दिया कि उस व्यक्ति का नाम जियांग मिंजाओ था। उनके एक सदस्य ने उन्हें बताया कि वो युवक इतना ताकतवर था कि उसने पिछली लाइसेंस परीक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया था। चेयरमैन को इसके बारे में पता नहीं था क्योंकि यह परीक्षा कल ही हुई थी। तुरंत सभी सदस्य नाराज हो गए क्योंकि उन्हें एक नौसिखिया की मदद करनी थी जिसके पास छापेमारी करने का कोई अनुभव नहीं था। उन्होंने जियांग की निंदा की मिंचाओ से व्यक्तिगत रूप से मिलने से पहले, लेकिन हकीकत तो यह है कि अब वे जियांग से स्तब्ध हैं। मिंचाओ का लड़ने का तरीका, यहां तक कि चेयरमैन जियांग योंगहुआन को भी यह जानकर हैरानी हुई कि एक नौसिखिया केवल एक बार से एक कांटेदार बैल को मार सकता है जो सबसे जंगली और सबसे शक्तिशाली स्तर के राक्षसों में से एक था। इस बीच जियांग मिंचाओ खुशी से मुस्कुराया क्योंकि वह राक्षस को मारने के बाद 7% प्राप्त करने में कामयाब रहा।
जियांग मिनचाओ ने अचानक सफाई टीम के सदस्यों को बुलाया और कहा कि अब से वे थोड़ा व्यस्त रहेंगे, इसलिए उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि वे उसके पीछे चलते समय मजबूत रहें। इस पहली छापेमारी में जियांग मिनचाओ को काफी फायदा हुआ। इसने उसे इतना आदी बना दिया कि वो अपने सामने आने वाले राक्षसों को मारना बंद नहीं कर सका। सिस्टम उन्हें सूचित करता रहा कि उनका अनुभव बार बार बढ़ गया है। यहां तक कि यह युवा सिर्फ एक दिन में ही बराबरी हासिल करने में कामयाब रहा। अब वो स्टेटस विंडो खोल सकता है और अपने आंकड़ों में वृद्धि देख सकता है। इसके साथ ही जियांग मिनचाओ सफाई टीम की ओर मुड़े और मुस्कुराते हुए कहा कि वे उस स्थान पर कुछ देर आराम कर सकते हैं। पूरी कॉम्पैक्ट सफाई टीम शिकायत कर रही थी क्योंकि वे टनों राक्षस शवों को इकट्ठा करके बहुत थक गए थे। उन्हें थोड़ी राहत हुई क्योंकि आखिरकार वे आराम कर सके। सफाई दल के एक सदस्य के ये कहने की प्रतीक्षा करते हुए कि शिकारी जियांग मिनचाओ मजाक नहीं कर रहा था। वो अकेले ही इतने सारे राक्षसों को हराने में कामयाब रहा। जियांग मिनचाओ ने अपनी स्टेटस विंडो की जांच की और महसूस किया कि वह वास्तव में लेवल 2 तक पहुंचने में कामयाब रहा है और साथ ही अपने सभी आंकड़े भी बढ़ाए हैं। लेकिन अजीब बात है कि इस बार स्टेटस में कुछ पॉइंट बाकी रह गए। उन्होंने कैप्शन पढ़ा जिसमें कहा गया था कि हर बार जब कोई खिलाड़ी लेवल ऊपर करेगा तो उसे 5 आंकड़े मिलेंगे। खिलाड़ी वांछित आंकड़े प्राप्त करने के लिए इन बिंदुओं का उपयोग कर सकते हैं। इस युवक ने कहा कि वो जो आंकड़े बढ़ाना चाहता था उस पर निर्णय ले लिया गया है। जियांग मिनचाओ उन सभी बिंदुओं को ताकत और अराजकता की शक्ति के स्रोत में डाल देगा। जियांग मिनचाओ ने सोचा कि यह पागलपन है, ये जानते हुए कि शिकार के केवल 30 मिनट में उसकी अराजक ऊर्जा 10% तक बढ़ सकती है। उन्होंने महसूस किया कि मजबूत होने में आपको इतना समय नहीं लगेगा। छापेमारी जारी रखते हुए जियांग मिनचाओ पर एक बुद्धिमान बंदर ने हमला किया जिसने उसे आग के गोले से मार दिया। लेकिन तुरंत ही जियांग मिनचाओ ने उन सभी को काट डाला और मार डाला। इस तरह इस युवक को तुरंत बहुत सारा अनुभव प्राप्त हुआ। सफाई दल का प्रमुख, जिसने जियांग मिनचाओ का रवैया देखा, केवल यही कह सका कि वो युवक एक शैतान था जो लड़ने के लिए पागल था। चेयरमैन जियांग योंगयू का मानना है कि जियांग मिनचाओ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी लड़ने की शैली एकदम सही है, जैसे कि उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी हों। चेयरमैन को एहसास हुआ कि उन्हें एक बहुत ही असाधारण बच्चे को सौंपा गया है। उनके लिए यह विश्वास करना कठिन था कि जियांग मिनचाओ का कौशल एक नौसिखिया जैसा था। जियांग मिनचाओ अंतिम अवशेष तक सभी बंदर राक्षसों का शिकार करना जारी रखता है। जैसे ही जियांग मिनचाओ आखिरी राक्षस को मारने में कामयाब हुआ, उसका स्तर 5 तक पहुंच गया। उसकी अराजकता शक्ति 69 अंक तक बढ़ गई थी और उसकी अराजकता ऊर्जा 897 अंक तक पहुंच गई थी। जियांग मिनचाओ को आश्चर्य हुआ कि क्या अब जो कुछ बचा था वो बॉस राक्षस था। जियांग मिनचाओ ने नेता जियांग योंगयू से पूछा कि क्या वो अब बॉस पर छापा मार सकता है। झिझक के साथ चेयरमैन ने जवाब दिया कि वे वही करेंगे जो जियांग मिनचाओ चाहेंगे। सफाई टीम के एक सदस्य ने पूछा कि चेयरमैन संदिग्ध क्यों लग रहे हैं। अध्यक्ष जियांग योंगयू ने उत्तर दिया कि आमतौर पर एक नौसिखिया 2 या 3 दिनों के भीतर बॉस तक पहुंच जाता है। बॉस राक्षस के बारे में जानकारी के अभाव के कारण वे अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते थे। जियांग मिनचाओ थोड़ा मुस्कुराए और कहा कि अगर यही उनकी एकमात्र चिंता है तो वो अब छापेमारी शुरू कर सकते हैं। किसी गेट पर छापा मारने के लिए उसे पूरा करने के लिए मुख्य भाग नष्ट करना होगा। यदि कोई उस स्थान को देखता है जहां से मूल ऊर्जा प्रवाहित हो रही है तो उसे बॉस राक्षस दिखाई देगा। अब की तरह जियांग मिनचाओ ने बॉस राक्षस बंदर को देखा जिसका स्तर D था। उसकी पूजा एक अन्य ज्ञान बंदर द्वारा की जा रही थी। जियांग मिनचाओ को आश्चर्य हुआ कि क्या उसका मुख्य जादू और कौशल जादू से मजबूत हुए थे। लड़ाई शुरू करने से पहले नेता जियांग योंगयू ने मिनचाओ को चेतावनी दी कि बॉस ज्ञान बंदर एक असाधारण दुश्मन है, इसलिए अगर उसने इसे सावधानी से नहीं संभाला तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जियांग मिनचाओ ने नेता से चिंता न करने के लिए कहा क्योंकि उसने बॉस राक्षस पर हमला करना शुरू कर दिया था। इस युवक ने सोचा कि उसे बस राक्षस को जादू का प्रयोग नहीं करने देना है। किसी को हमला करने के लिए आते देखकर बॉस राक्षस ने तुरंत एक विशाल टोटेम जारी किया जो उसके प्रतिद्वंद्वी के शरीर को स्थिर करने में सक्षम था। जियांग मिनचाओ ने शिकायत की कि टोटेम बहुत परेशान करने वाला था, इसलिए उसने एक अराजकता लेपित खंजर फेंका जो टोटेम को तुरंत नष्ट करने में सक्षम था। राक्षस राजा घबरा गया और भागने की कोशिश की, लेकिन जियांग मिनचाओ ने सोचा कि राक्षस बहुत मूर्ख था। हालांकि उनकी हार पहले ही पक्की हो चुकी थी जब उन्होंने बहुत कमजोर होने के बावजूद डटकर लड़ने का फैसला किया। राक्षस राजा को क्रोधित करने और पूरी ऊर्जा खर्च करने के लिए इस युवक ने तुरंत सभी बचे हुए वानर राक्षसों को मार डाला। सफाई टीम के नेता ने कहा कि यह बंदर राजा के 2 सूक्ष्म बूस्टर कौशल थे जिसने उसे अन्य खाने वाले बंदरों की तुलना में अधिक मजबूत बना दिया। सफाई टीम के कुछ सदस्यों ने जियांग मिनचाओ की मदद करने के बारे में सोचा, भले ही वे खुद डरे हुए थे। जियांग मिनचाओ को यह सुनकर गुस्सा आया कि वे इतनी कमजोर चीज को हराने में उसकी मदद करना चाहते थे। फिर इस युवक ने अपनी तलवार उठाई और 5 टाइगर स्प्लिटिंग ब्लेड तकनीक से राक्षस को तुरंत नष्ट कर दिया गया। उस रात जियांग मिनचाओ और उनकी पूरी टीम आश्चर्यजनक परिणामों के साथ गेट से बाहर निकली। एली, जो गेट के बाहर मिनचोल का इंतजार कर रही थी, ने तुरंत खुशी से उसका स्वागत किया। जियोन मिनचोल ने पूछा कि लड़कियां हर समय इंतजार क्यों करती हैं? एली ने जवाब दिया कि उसे बस यही करना था। जब एली ने सफाई टीम की जांच की तो जियोन मिनचोल ने तुरंत पूछा कि अगली छापेमारी कब होगी। एली ने लगभग 3 दिन और उत्तर दिया। जियोन मिनचोल ने कहा कि सौभाग्य से ये कल नहीं था क्योंकि उनके एजेंडे में अन्य कार्यक्रम थे। फिर इस युवक ने एली से परसों से शुरू करके हर दिन एक छापा मारने को कहा। एली सैम मिनचोल से पूछती है कि क्या ये ठीक है, क्योंकि आमतौर पर लोग छापेमारी के लिए लगभग 2 या 3 दिनों की जगह देते हैं क्योंकि छापेमारी करना बहुत थका देने वाला होता है। जियोन मिनचोल ने उत्तर दिया कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एली तुरंत अगली कालकोठरी के लिए तैयारी करेगी। फिर जियोन मिनचोल ने लड़की से पूछा कि क्या वो किसी विशेषज्ञ उपकरण निर्माता का परिचय करा सकती है, क्योंकि जियोन मिनचोल को कम से कम कवच पहनना होगा। इस युवक के कपड़े विपक्षी की खरोंच से फट गए। जियोन मिनचोल ने सोचा था कि जब वो अभी भी एक डेमोस था तो उसका शरीर बहुत उन्नत राक्षसी सुरक्षा ऊर्जा से ढका हुआ था, इसलिए उन्होंने निरर्थक हमलों की परवाह नहीं की।
उसे चिंता थी कि अगर वो बिना कवच पहने ऐसे छापे मारता रहा तो बाद में मुसीबत में पड़ जाएगा। एली ने उत्तर दिया कि उसके पास एक मास्टर यूनियन है जिससे जियोन मिंचोल सीधे जुड़ सकता है। इस तरह वो स्वयं से परामर्श कर सकता है कि उसे किस प्रकार का कवच चाहिए। हमेशा की तरह इस तरह के एक छोटे से मामले में एली को ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर वो दोनों कार में बैठ गए। कुछ ही समय में जियोन मिंचोल इंटरस्टेलर अलायंस बिल्डिंग से बाहर चले गए, जबकि गेट की रखवाली कर रहे दो राक्षस गोलेम की विदाई उनके पीछे चल रही थी। जियोन मिंचोल का चेहरा सुस्त था क्योंकि उन्होंने केवल कवच उपकरण के लिए 400 मिलियन जीते खर्च किए थे। इस युवक को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस गियर मास्टर का वो परिचय कराने जा रहा है वो ब्रांच लीड बोना होगा। किसी कारण से जियोन मिंचोल उस बोने पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन शाखा नेता ने आत्मविश्वास से कहा कि जियोन मिंचोल को उनका काम पसंद आएगा। सच कहूं तो जियोन मिंचोल शाखा नेता ने उसे जो दिखाया उससे वह काफी संतुष्ट था। चूंकि बोना अपने आप में इतना आश्वस्त था, इसलिए शाखा नेता पर भरोसा करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। घर जाते समय जियोन मिंचियोल जिस बस को चला रहा था उसमें अचानक बहुत तेज कंपन महसूस हुआ क्योंकि उसने कई कारों को टक्कर मार दी जो अचानक रुक गई। जियोन मिंचियोल सहित सभी यात्री हैरान और घबरा गए, और जब उन्होंने बहुत आगे देखा तो जाहिर तौर पर एक विशाल द्वार था जो अभी अभी शहर के बीच में दिखाई दिया था। गेट के अंदर से भेड़िए के सिर वाला एक विशाल राक्षस बाहर आया। क्षेत्र में हर कोई तुरंत एक बड़े भयानक राक्षस को देखने के लिए पागलों की तरह दौड़ पड़ा। कुछ ही समय बाद कई और भेड़िए राक्षस गेट से बाहर आए। राक्षस बड़बड़ाते रहे कि मनुष्य तो भोजन है। हर कोई खुद को बचाने के लिए घबरा गया। उन्हें अब अपनी मां को ढूंढने की कोशिश कर रही एक छोटी लड़की की चीखों की भी परवाह नहीं है। ठीक उसी समय एक वेयरवुल्फ राक्षस अपने क्रॉसबो से छोटी लड़की को निशाना बना रहा था। जैसे ही राक्षस ने अपना तीर चलाया, एक आदमी छोटी लड़की पर कूद पड़ा और उसे राक्षस से दूर ले गया। वो युवक जियोन मिंचेओल है। उसने राक्षस के आक्रमण का प्रतिकार करते हुए अपना भाला फेंका जो सीधे भेड़िया राक्षस के विशाल शरीर पर लगा। जियोन मिंचेओल ने कहा कि हमेशा उनके जैसे नीच जानवरों पर मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करना व्यर्थ लगता है, इसलिए वो चाहता था कि उसके आंकड़े बढ़ाने के लिए राक्षस तुरंत मर जाए। सिस्टम प्रकट होता है और सूचित करता है कि यह युवक सिर्फ एक राक्षस को मारकर 2% अधिक की एक्सपी प्राप्त करने में कामयाब रहा। इसके अलावा सिस्टम सूचित करता है कि पराजित राक्षसों से अराजक ऊर्जा है, तो जियोन मिंचेओल अराजकता की ऊर्जा को तुरंत अवशोषित कर सकता है। इससे जियोन मिंचेओल और भी खुशी से मुस्कुराने लगे। बिना किसी देरी के वो राक्षसों को मारकर अराजकता की ऊर्जा का आनंद उठाएगा। इस बीच शहर के दूसरी ओर दो शिकारी भेड़िया राक्षसों के हमलों को सहन करते करते थक गए थे। एक महिला शिकारी को कमजोर महसूस हुआ क्योंकि उसने बहुत अधिक मेहनत खो दी थी, जबकि नर शिकारी ने कहा कि वह भी अब भेड़िया राक्षस के हमलों का सामना नहीं कर सकता क्योंकि वह थक गया था। युवाओं ने कहा कि इस बार के राक्षस गेट के अंदर दिखाई देने वाले ई रैंक कोबोल्ड से बहुत अलग थे। जब उन पर दबाव पड़ रहा था और वे लगभग एक वेयरवुल्फ तीरंदाज राक्षस द्वारा हमला कर रहे थे, एक आदमी अचानक अपने भाले के साथ प्रकट हुआ और सीधे भेड़िया राक्षस पर वार कर दिया। वो युवक, जो कोई और नहीं बल्कि जियोन मिंचेओल था, राक्षसों को मारने के लिए बहुत उत्साहित दिख रहा था और मोटे तौर पर मुस्कुराते हुए कह रहा था कि राक्षस उसके थे। इस युवक ने उस स्थान पर दर्जनों राक्षसों पर हमला करने के लिए तुरंत अपने हथियार को तलवार में बदल दिया। जिन दो बी रैंक के शिकारियों ने यह दृश्य देखा, वे सदमे में हौंकने के अलावा कुछ नहीं कर सके। वे सोच रहे थे कि वह कौन है जो बहादुरी से इतने सारे भेड़िया जानवरों को नष्ट कर सकता है। सिस्टम प्रकट होता है और सूचित करता है कि प्राचीन दिव्य कलाओं की उपलब्धि में 1.5% की वृद्धि हुई है। इस बीच जियोन मिंचेओल की अराजकता शक्ति में 0.3% की वृद्धि हुई है। खून से लथपथ अपने चेहरे के साथ जियोन मिंचेओल ने अपने पीछे के दो शिकारियों से नागरिकों को बाहर निकालने के लिए कहा, जबकि उसने राक्षसों को पकड़ रखा था। दूसरे आदेश की प्रतीक्षा किए बिना दो डी रैंक के शिकारियों ने तुरंत जियोन का पीछा किया। मिंचेओल के आदेश। मनुष्यों के चले जाने के बाद जियोन मिंचेओल फिर से उत्साहपूर्वक राक्षसों के बीच में कूद गया और बकवास चिल्लाने लगा जैसे कि वे उसका कद बढ़ाने के लिए शिकार बनने जा रहे हों। थोड़ी देर बाद त्रासदी समाप्त होने के बाद जियोन मिंचेओल को अब एक रेस्तरां में एक आदमी से मिलने के लिए बैठना पड़ा जो उसे देखकर दयालुता से मुस्कुराया। उस व्यक्ति ने अपना परिचय जंग सूंग हुई के रूप में दिया। उसने जियोन मिंचेओल के बारे में सुना था कि वो बहादुरी से अकेले गेट ब्रेक को संभाल रहा था। इस बार गेट ब्रेक त्रासदी बिना किसी सवाल के शहर के ठीक बीच में हुई। यदि वे इससे शीघ्रता से नहीं निपट सके तो भयावह क्षति होगी। जियोन मिंचेओल के कार्यों के लिए धन्यवाद। वे क्षति को न्यूनतम रखने और हताहतों की संख्या को कम करने में सक्षम थे। तो जुंग सुंग हुई शिकारी संघ के प्रतिनिधि के रूप में अपना आभार व्यक्त करने आए। वयस्क व्यक्ति जियोन मिंचेओल को धन्यवाद देने के लिए पूरे दिल से झुका। जांग सुंग एचडब्ल्यूआई ने तब कहा कि एसोसिएशन गेट ब्रेक से निपटने में उनके योगदान के लिए जियोन मिंचुल को पुरस्कृत किया जाएगा। उस जानवर से पुरस्कार राशि और लूट होगी जिसे जियोन मिंचुल ने हराया था। योंग सुंग हाई का व्यवसाय कार्ड रखते हुए जियोन मिंचुल समझ गए कि उनके सामने वाला व्यक्ति सुरक्षा दल संघ का एक शिकारी था, और उसे कहाँ लगा कि योंग उपनाम वाला व्यक्ति शायद आरबी रैंक का था। जियोन मिंचुल ने सोचा कि उसे अपने सामने वाले व्यक्ति का मूल्यांकन करने के लिए सत्य की आंख का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा वो योंग सुंग हवी से दोबारा कभी नहीं मिल सकेगा। जियोन मिंचुल ने सोचा कि वो इन सभी मामलों को अली पर छोड़ देंगे, और ऐसा लगता है कि इस समस्या से निपटने में थोड़ा समय लगेगा। उसने यही सोचा था जब तक कि एक सप्ताह बाद उसे परीक्षण क्षेत्र में फिर से योंग सुंग हवी का सामना नहीं करना पड़ा। जियोन मिंचुल को उम्मीद नहीं थी कि उनका इस तरह आमना सामना होगा। खैर
पिछला भाग शहर के मध्य में हुई कालकोठरी तोड़ के साथ समाप्त हुआ। सौभाग्य से आपदा को वहां मौजूद जंग मिनचुल ने रोक दिया और उस घटना के कारण शिकारी संघ ने जंग मिनचुल को धन्यवाद देने के लिए एक शिकारी को वहां भेजा। और कहानी की निरंतरता कैसी है, चलिए कहानी शुरू करते हैं। जियोन मिनचुल अभी भी यह सोचना बंद नहीं कर पा रहा है कि उसका सामना जंग सुनवाई से होगा जो एक शिकारी है। इस कहानी की शुरुआत रैंक 2 दिन पहले की एक घटना से होती है। गेट तोड़ने की घटना के बाद हर दिन गेट पर हमला करने के कारण एक सप्ताह बीत गया। जियोन मिनचुल अपना स्तर 11वें तक बढ़ाने में कामयाब रहे, लेकिन धीरे धीरे इसे ऊपर उठाना कठिन हो जाता है। इसलिए इस युवक को अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए और भी अधिक मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि उसे जल्दी से उपकरण प्राप्त करने और स्तर ऊपर उठाने के लिए उच्च रैंक वाली दुनिया में जाने की आवश्यकता थी। सफाई टीम के नेता ने शिकायत की कि जियोन मिनचुल छापे के बीच आराम किए बिना प्रशिक्षण पर लौट आए थे। जियोन मिनचुल ने उत्तर दिया कि जब वो अभी भी ध्यान केंद्रित करता है तो अभ्यास करना सबसे अच्छा है। जबकि जियोन मिनचुल खुद को प्रशिक्षित करने में व्यस्त थे, सफाई टीम के दोनों सदस्यों के चेहरे उदास थे क्योंकि उन्हें इस सप्ताह छुट्टी नहीं दी गई थी। कुछ देर बाद जियोन मिनचुल गेट से बाहर आया और एली ने उसका फिर से स्वागत किया। मित्रवत मुस्कान के साथ लड़की ने कहा कि उसका काम जियोन मिनचुल की मदद करना था। ये सुनकर जियोन मिनचुल ने जवाब दिया कि उन्हें नहीं लगता कि इंटरस्टेलर गठबंधन में काम करना एली के लिए इतना आरामदायक था कि वो जियोन मिनचुल के छापे खत्म करने का इंतजार कर सके। लड़की के इस रवैये को देखकर जियोन मिनचुल को उस शाखा नेता की याद आ गई जिसका रवैया विपरीत दिशा में था। इसके बाद एली ने जियोन मिनचुल को बताया कि उसने जिस उपकरण का अनुरोध किया था वह पूरा हो चुका है। तो शाखा प्रबंधक ने जियोन मिनचुल से मिलने के लिए कहा। ये सुनकर जियोन मिनचुल ने तुरंत फैसला किया कि वो कल गेट पर हमले के लिए आराम करेगा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि कवच की जांच करने में कितना समय लगेगा। जियोन मिनचुल के ऐसा निर्णय लेने के बाद सफाई टीम के सभी सदस्य तुरंत खुशी से झूम उठे, क्योंकि वे अंततः आराम कर सके। वे इतने खुश थे कि खुशी से झूम उठे और कुछ तो भावुक होकर रो भी पड़े। जियोन मिनचुल जो सबसे पहले हारे थे, उनकी प्रतिक्रिया किस प्रकार की थी? एली ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि वे हमेशा की तुलना में 2-3 गुना अधिक काम करने से थक गए होंगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्होंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन वे बहुत थके हुए लग रहे थे। आखिरकार श्रमिकों के लिए आराम महत्वपूर्ण है। जियोन मिनचुल ने असामान्य तरीके से काम करने के लिए टीम लीडर और एली से भी माफी मांगी, जिसका बोझ सफाई टीम पर पड़ा। अगले दिन एली उसे लेने और इंटरस्टेलर एलायंस शाखा भवन तक ले जाने के लिए जियोन मिनचुल के अपार्टमेंट में आई। जैसे ही वे पहुंचे और जियोन मिनचुल कार से बाहर निकले, उन पर तुरंत पत्रकारों ने हमला कर दिया जो इमारत के सामने एकत्र हुए थे। वे जानना चाहते थे कि जियोन मिनचुल अब कैसा कर रहे हैं। वे जियोन मिनचुल के लिए बहुत सारे प्रश्न लेकर आए। जवाब देने से पहले जियोन मिनचुल एक पल के लिए चुप रहे ताकि पत्रकार धैर्यपूर्वक इंतजार करें। लेकिन अचानक ये युवक भाग गया और पत्रकारों को एली के हवाले कर दिया। एली इस तरह के व्यवहार से नाराज थी, लेकिन उसे पेशेवर बने रहना था। जैसे ही वो इमारत में दाखिल हुए, जियोन मिनचुल ने राहत की सांस ली, लेकिन शाखा प्रबंधक तुरंत उनके पास दौड़े और गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। बॉने ने कहा कि उसने जियोन मिनचुल का कवच अच्छी तरह से तैयार किया था। ये सुनकर जियोन मिनचुल और भी अधिक परिणाम देखना चाहता था। अंततः बटन दबाने से पहले शाखा नेता आत्मविश्वास से मुस्कुराए, जिससे उनके सामने का विशाल पर्दा अपने आप खुल गया। वर्तमान में जियोन मिनचुल के सामने कवच उपकरण की कई वस्तुओं का स्तर काफी उच्च है। इसके अलावा प्रत्येक कवच का भौतिक प्रतिरोध और अग्नि प्रतिरोध भी काफी बड़ा है। पहले जियोन मिनचुल को शाखा नेता के काम से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब उसने जांच की और कवच सूट पहन लिया, जियोन मिनचुल ने सोचा कि परिणाम असाधारण थे। जियोन मिनचुल की आंखों में विस्मय देखकर शाखा नेता संतुष्टि से मुस्कुराए। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या जियोन मिनचुल को परिणाम पसंद आया। जियोन मिनचुल ने उत्तर दिया कि परिणाम उत्तम थे और यहां तक कि उनकी अपेक्षाओं से भी अधिक थे। तब शाखा नेता ने कहा कि यदि उसके पास अधिक समय और बजट होता तो वह बेहतर उपकरण बना सकता था। लेकिन जियोन मिनचुल ने उत्तर दिया कि केवल इतना ही पर्याप्त था, क्योंकि अनुबंध में वस्तुओं के लिए सहायता का उल्लेख नहीं था। फिर जियोन मिनचुल ने शाखा प्रबंधक की प्रेमिका से तुरंत उसके लिए बी रैंक गेट स्थापित करने को कहा। इस बार शाखा प्रबंधक असमंजस में दिखे और जवाब दिया कि फिलहाल यह असंभव है, क्योंकि बी रैंक गेट बहुत कठिन है। साथ ही नेटवर्क मानक अलग अलग हैं, इसलिए प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी होगी। यही कारण है कि गेट रैंक बी से शुरू करने और उससे ऊपर की न्यूनतम आवश्यकताएं एसोसिएशन द्वारा तय की जाती हैं। बी रैंक गेट के लिए प्रवेश की आवश्यकता 40 या अधिक सदस्यों की है। डी रैंक गेट पर हमला 30 या उससे अधिक था। और इसी तरह जियोन मिनचुल ने सोचा कि अगर वो हर दिन 2 द्वारों पर हमला करेगा तो 2 महीने से अधिक समय लगेगा। शाखा के प्रमुख ने तब कहा कि एक दूसरी विधि थी, लेकिन इसका उपयोग कभी नहीं किया गया था, जिसके तहत संघ के रैंक हंटर से लड़कर अनुमति प्राप्त की जा सकती थी। इतने अच्छे तरीके के बारे में सोचकर जियोन मिनचुल तुरंत मुस्कुरा दिए। इसलिए तुरंत जियोन मिनचुल शिकारी संघ भवन में गए। हंटर्स एसोसिएशन उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक है जिसके पास संयुक्त राष्ट्र के बराबर शक्तियां हैं। एसोसिएशन भवन के अंदर गलियारे से नीचे चलते समय जियोन मिनचुल ने पूछा कि क्या एली आज सुबह नाया को उन परेशान करने वाले पत्रकारों के साथ छोड़ने के लिए उससे नाराज थी। एली ने जवाब दिया कि जब लोग उसे अकेला छोड़कर भाग जाते थे तो उसे कभी कोई शिकायत नहीं होती थी। जियोन मिनचुल ये सुनकर और भी असहज हो गए। एली ने फिर पूछा कि क्या जियोन मिनचुल ठीक रहेगा, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि युवक कितनी तेजी से मजबूत हो गया, फिर भी वो एक रैंक शिकारी से लड़ रहा होगा। शांत मुस्कान के साथ जियोन मिनचुल ने उत्तर दिया कि ऐसा नहीं है कि वो अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। दरअसल युवक के मन में काफी आत्मविश्वास था, क्योंकि उसके पास अराजकता की ऊर्जा, उचित उपकरण और युद्ध का अनुभव भी था।
से अनुभव। बाहर से विशेषताओं को देखना कठिन था, लेकिन उन्हें विश्वास था कि अगर वो अपने उपकरण और अनुभव इसमें लगाएंगे तो वो इसे संभाल सकते हैं। जैसे ही वे एक कमरे के सामने पहुंचे, उन दोनों का स्वागत चश्मा पहने एक व्यक्ति ने किया, जिसने बताया कि परमाणु परीक्षण यह निर्धारित करता है कि वे रैंक हंटर एसोसिएशन में से किसी एक साथ मैच से गुजरे हैं या नहीं, और जियान भी या नहीं। मिंजे इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगी या नहीं, ये केवल रेफरी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। जियान मिंजे ने उस व्यक्ति से पूछा कि इस मैच का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। चश्मे वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया कि वो यह नहीं बता सकता क्योंकि यह एक रहस्य था। जियान मिंचे ने तुरंत सोचा कि नियम तय हो गए हैं, लेकिन फिर जियान मिंचे को फुसफुसाकर बताया कि इस बार बुनियादी क्षमताओं, प्रतिक्रिया की गति और खतरे में होने की गति के साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता का भी आकलन किया जाएगा। आमतौर पर वे इस सबसे निर्णय लेते हैं। जियान मिंचे ने एली के निर्देशों को समझते हुए सिर हिलाया। चश्मे वाले व्यक्ति को यह कहने में देर नहीं लगी कि परीक्षा की तैयारी पूरी हो चुकी है, इसलिए जियान मिंचे तुरंत कमरे में प्रवेश कर सकता है। जियान मिंचे को उम्मीद नहीं थी कि इस परीक्षा कक्ष को एक गेट की तरह व्यवस्थित किया जाएगा, और एक रैंक हंटर जो उसका परीक्षण करने जा रहा था वो निकला। जंग सेउंग हवी मित्रवत मुस्कान के साथ जंग सेउंग हवी ने कहा कि वो उसका इंतजार कर रहे थे। जियान मिंचे तब जंग उपनाम वाले युवक ने खुद को एसोसिएशन की सुरक्षा टीम से जुड़े ए रैंक हंटर के रूप में पेश किया। उन्हें ही इस प्रमाणित परीक्षा के लिए परीक्षक नियुक्त किया गया है। जंग सेउंग हवी ने अपनी 2 तलवारें निकाली और कहा कि अगर जियान मिंचे ने पहले जैसा किया तो वो बिना किसी समस्या के परीक्षा पास कर लेंगे। तो जंग सेउंग हवी ने पूछा कि क्या जियान मिंचे तैयार है। निर्देशों की प्रतीक्षा किए बिना जियान मिंचे ने तुरंत अपना भाला बुलाया और लड़ने के लिए तैयार हो गया। अगले सेकंड में शिकारी प्रमाणन परीक्षा शुरू हुई। बिना किसी हिचकिचाहट के जियान मिंचे ने तुरंत अपनी पूरी ताकत से अपना भाला जंग सेउंग हवी पर फेंक दिया, लेकिन जंग सेउंग हवी ने हमले को आसानी से टाल दिया। जियान मिंचे का परीक्षण करने के लिए लड़ते समय जंग उपनाम वाले युवक की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। उसने जियान मिंचे का भाला वापस उसके मालिक पर यह कहते हुए फेंक दिया कि सब कुछ आएगा और चला जाएगा। जियान मिंचे ने यह कहते हुए अपना भाला पकड़ लिया कि अगर हमला केवल इस आधे हिस्से तक होता तो यह आसान होता, लेकिन अचानक जंग सेउंग हवी मिंचे की ओर बढ़े और एक साथ 2 तलवारों से उस पर हमला कर दिया। अंततः उन दोनों के बीच तलवार से युद्ध हुआ। वे एक दूसरे पर हमला करते हैं और एक दूसरे के हमलों को रोकते हैं। एली, जो मैदान के बाहर से देख रही थी, ये जानकर आश्चर्यचकित रह गई कि जंग सेउंग हवी मिंचे के कौशल को जानती थी, लेकिन अगर मिंचे का कौशल इतना अच्छा है तो एली को यकीन है कि युवा आसानी से पास हो जाएगा। अनगिनत बार 2 तलवारों के टकराने की आवाज बहुत जोर से आई। जंग सेउंग हवी अंततः पीछे हट गए और कहा कि जियान मिंचे की क्षमताएं असाधारण थीं। इस सुंदर युवक ने फिर अपनी तलवार हटा दी और जियान मिंचे की क्षमताओं की सराहना की। उन्होंने स्वीकार किया और समझा कि कैसे जियान मिंचे अकेले गेट टूटने का सामना कर सकते थे। जंग सेउंग हवी बात कर रहे थे, जियान मिंचे का स्वर अचानक बदल गया। गहरी आवाज और भयानक अभिव्यक्ति के साथ जियान मिंचे ने जंग सेउंग हवी को फिर से परीक्षा देने और अपनी सभी क्षमताओं के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा, अन्यथा जियान मिंचे ने उसे मौके पर ही मार डाला होता। जंग सेउंग हवी ने जियान मिंचे से कहा कि ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कुछ सुना उसे गलत समझा। जब जियान इससे नाराज हुआ तो मिंचे को खुद अजीब लगा। जियान मिंचे ने कहा कि यह कोई गलतफहमी नहीं है, क्योंकि अगर जंग सेउंग हवी ने उसे कम नहीं आंका तो कैसे कम आंका जा सकता है। क्या जियान मिंचे इतने आसान हमले से बच पाएंगे? जंग सेउंग हवी अपने सामने वाले युवक की बातों से भ्रमित हो गया, जबकि जियान मिंचे ने सोचा था कि जंग सेउंग हवी के आंकड़े उनके आंकड़े से 4 गुना अधिक थे। उस अंतर के साथ उसे यकीन नहीं था कि वो जंग सेउंग हवी के खिलाफ जीत सकता है, और यदि वो उस पर आसानी से चला गया तो उसके लिए बचना असंभव होगा। जियान मिंचे ने यह सोचकर अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया कि उसे यकीन है कि वह हारेगा नहीं, लेकिन वह अपमानित होना बर्दाश्त नहीं कर सका। तब जियान मिंचे ने जंग सेउंग हवी से आखिरी बार पूछा ताकि वो आदमी अपनी पूरी ताकत दिखा सके। जंग सेउंग हवी शुरू में चुप थे, लेकिन उन्होंने आखिरकार जियान मिंचे की सेवा करने का फैसला किया, क्योंकि उनका मानना था कि जियान मिंचे ने जो कहा वो अभी के लिए महत्वपूर्ण है। फिर जंग सेउंग हवी ने अपना 7 तलवार वाला हथियार निकाला, जो तलवारों को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने की उनकी सबसे अच्छी क्षमता है। सिस्टम प्रकट हुआ और घोषणा की कि 7 तलवारों की तकनीक का मतलब है कि यह उपयोगकर्ता को 7 तलवारों की अधिकतम शक्ति को उजागर करने और बिना किसी प्रतिबंध के उन्हें स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने की अनुमति देगा। ये देखकर जियान मिंचे तुरंत खुशी से मुस्कुराई। उन्होंने कहा कि जंग सेउंग हवी को शुरू से ही ऐसा करना चाहिए था। जियान मिंचे रैंक के लिए एक शिकारी एक बहुत ऊंची दीवार की तरह है, लेकिन यही कारण है कि उसे चुनौती देने का अधिक महत्व है। तभी जियान मिंचे ने अपने भाले से जंग पर हमला कर दिया। सेउंग हवी ने अविश्वसनीय गति के साथ, लेकिन जंग सेउंग हवी ने आसानी से भाले के हमले का विरोध किया। जियान मिंचे इससे आश्चर्यचकित रह गए। जंग सेउंग हवी के हमले के कारण वो कुछ कदम पीछे हट गए। जंग सेउंग हवी अचानक पीछे आ गया, फिर उसने तुरंत मिंचे पर अपनी 2 तलवारें छोड़ दी, लेकिन जियान मिंचे ने हमले से बचने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। फिर मिंचे अपनी तलवार लेकर घूम गया। सबसे पहले जियान मिंचे ने सोचा कि उसे एक बचाव का रास्ता मिल गया है, लेकिन ये सिर्फ एक जाल था। जंग सेउंग हवी ने अपनी 4 तलवारें रखी, और दूसरा तथ्य ये है कि वो छोटी तलवार है। जंग सेउंग हवी जो छिपा हुआ है वो इतनी शक्ति का सामना कर सकता है। ये सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि उसकी ताकत कितनी बड़ी है। भले ही जियान मिंचे खुद नहीं जानते कि जंग सेउंग हवी उस शक्ति का उपयोग क्यों करता है जो तलवार तक सीमित है। दोनों की एक दूसरे पर आक्रमण और बचाव की लड़ाई इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ्लैश हो। जंग सेउंग हवी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जियान मिंचे ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। जियान मिंचे ने जवाब दिया कि जंग सेउंग हवी अभी तक आश्चर्यचकित नहीं हुए हैं। फिर लड़ाई भयंकर हो गई, जिससे जियान मिंचे को लगा कि यह बहुत तेज है, इसलिए उसे चकमा देना मुश्किल हो गया। मिंचे को लगा कि वो लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे।
इसी लड़ाई में येओंग सुनहुई ने अंततः पूरी ताकत से हमला किया और सही था। जियोन मिनचुल ने महसूस किया कि अकेले उसकी ताकत के आधार पर उनके बीच कोई बड़ा अंतर नहीं लगता था। यदि जियोन मिनचुल इसे लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं तो उन्हें यकीन है कि एक मौका मिलेगा। जैसे ही दोनों का आमना सामना हुआ और उन्होंने अपनी तलवारों से एक दूसरे का बचाव किया, येओंग सुनहुई ने जियोन को बताया मिनचुल को अपने बचाव में कमी नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि जियोन मिनचुल को पीछे से पता चले बिना येओंग सुनहुई की दूसरी तलवार उसकी ओर दौड़ पड़ी। जियोन मिनचुल को पता था कि वो अंततः दोनों तरफ से हमलों का सामना नहीं कर सकता। येओंग सुनहुई के हमले का असर उनके शरीर पर पड़ा। जियोन मिनचुल दूर जा गिरा, दीवार से इतनी जोर से टकराया कि युवक का शरीर गिर गया और खून बहने लगा। येओंग सुनहुई ने सोचा कि यह खत्म हो गया है, लेकिन जियोन मिनचुल अपने मुंह से खून फूंकते हुए उठ खड़ा हुआ। येओंग सुनहुई इस बात से हैरान थी कि जियोन मिनचुल उससे इतना शक्तिशाली हमला पाने के बाद कैसे ठीक हो सकता है। येओंग सुनहुई ने तब सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि विस्फोट जानबूझकर जियोन ने किया हो, मिनचुल उसे पहले स्थिति से बाहर निकालने के लिए। जियोन मिनचुल को लगा कि हमले में बहुत चोट लगी है। विस्फोट से दूर रहने का विचार अच्छा था, लेकिन यदि कवच कौशल न होता तो उसके शरीर के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए होते। सब कुछ वास्तव में योजना के अनुसार काम कर रहा था, लेकिन ये जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन था। अब चूंकि उसने स्वयं स्टेट अंतर का अनुभव कर लिया है, इसलिए वो उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाएगा। जियोन मिनचुल को अधिक मजबूत मार्शल तकनीक का उपयोग करने की आवश्यकता है। जियोन मिनचुल ने पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया और उन्हें 7 सितारा राक्षसी तलवार कौशल प्राप्त हुआ। येओंग सुनहुई, जिन्होंने ये देखा, को लगा कि हमला असामान्य था। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने सबसे पहले माफी मांगी, क्योंकि उस हमले के साथ येओंग ने तलवारों में से एक पर हमला किया था। सुंग हवी जो ले जा रहा था उसे नष्ट कर दिया गया, इसलिए वो 100% अपनी शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकता। येओंग सुनहुई नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। उन्होंने उस समय अपनी पूरी शक्ति भी जारी की। साथ ही जियोन मिनचुल ने भी 7 सितारा राक्षसी तलवार मॉडल के साथ एक तलवार का इस्तेमाल किया, जिसका पहला भाग सूर्य को नष्ट करने वाले स्लैश कौशल के साथ था। येओंग सुनहुई तुरंत स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत से हमले से बचने की कोशिश की। परिणामस्वरूप 4 में से 2 तलवारें गिरकर टूट गईं, जबकि अन्य 2 तलवारें टूट गईं। जियोन मिनचुल ने सोचा कि यदि एक स्लैश बहुत उथला था, तब भी उसमें अराजकता की ऊर्जा थी। उसका इरादा एक और स्लैश जारी करने का था, लेकिन इसके बजाय वो गिर गया और खून की उल्टियां करने लगा, साथ ही येओंग को भी। सुनहुई जो गिर गया, एली तुरंत एक अन्य व्यक्ति के साथ कमरे में घुस गई। येओंग सुनहुई और जियोन मिनचुल को बुरी हालत में देखकर दोनों घबरा गए। तब जियोन मिनचुल मुस्कुराए और येओंग सुनहुई को बताया कि वह थे। येओंग सुनहवी ने जवाब दिया, अगर वो 7 तलवारें लाएगा तो वह लड़ाई जीत जाएगा। वे दोनों एक साथ हंसे। फिर जियोन मिनचुल ने पूछा कि यह कैसे हुआ। येओंग सुनहुई ने कहा कि बेशक जियोन मिनचुल पास हो गए। जियोन मिनचुल ने उस छत पर अभ्यास करना जारी रखा जहां वह रहते थे। उसके परीक्षा उत्तीर्ण करने की पुष्टि हुए 3 दिन हो गए थे। ये युवक खुशी से मुस्कुराया, क्योंकि वो पहले मिले घावों से उबरना शुरू कर रहा था। और अब मिनचुल ने बी रैंक गेट ले लिया है। इस बार गेट चिन्हो क्षेत्र में है, और इस बार जो राक्षस गेट में थे वे थे यति, फ्रॉस्ट गोलेम, आइस रोल और बर्फ की परी। गेट में प्रवेश करने से पहले एली ने पूछा कि क्या कल की लड़ाई के बाद मिनचुल ठीक हो जाएगा। मिनचुल को अभी भी अपनी चोटों के इलाज की आवश्यकता होगी। हालांकि उस दिन वो इसके बजाय बी रैंक गेट पर गया। जियोन मिनचुल ने कहा कि उस प्राचीन खगोलीय शरीर परिवर्तन कला के कारण उन्हें किसी उपचार की आवश्यकता नहीं है। वो मजबूत हो गया क्योंकि वो घायल हो गया था और हर समय ठीक हो गया। हालांकि उसके पास रैंक गेट से आराम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो जल्द ही लड़ना चाहता था क्योंकि उसकी हालत बेहतर थी। जियोन मिनचुल और पूरी सफाई टीम गेट में दाखिल हुई, जो एक हिमखंड की तरह ठंडी जगह थी। एक टीम लीडर ने जियोन मिनचुल को ठंड न लगने के लिए कहा, भले ही वहां बहुत ठंड थी। जियोन मिनचुल ने कहा कि वहां हवा बहुत तेज नहीं थी, बल्कि यह उनके लिए ताजगी देने वाली थी। इस हद तक कि उसका मन हुआ कि वो जो जैकेट पहने हुए है उसे उतार दे, क्योंकि वो बेकार थी। जियोन मिनचुल ऐसे हैं क्योंकि उनमें अराजकता की ऊर्जा के प्रति प्रतिरोध है। फिर जियोन मिनचुल ने सफाई टीम से पूछा कि क्या वे उनकी ऐसी स्थिति में उनकी मदद कर सकते हैं। उनमें से एक ने कहा कि बेहतर होगा कि वे पहले तंबू बनाएं, क्योंकि अगर उनके शरीर जम जाएंगे तो काम धीमा हो जाएगा। जियोन मिनचुल को समझ आया तो उसने कहा कि जब वे तंबू लगाएंगे तो वो चारों ओर देखेगा। जियोन मिनचुल उस गेट को देखते हुए घूम रहा था, जो उसकी कल्पना से कहीं अधिक चौड़ा था। लेकिन भले ही वो काफी दूर तक चल चुका था, जियोन मिनचुल को कोई भी राक्षस दिखाई नहीं दिया। हालांकि जैसे ही मिनचुल ने यह कहना समाप्त किया, अचानक एक यति राक्षस प्रकट हुआ और बहुत जोर से दहाड़ने लगा। जियोन मिनचुल, जो शुरू में इस बात को लेकर उत्सुक थे कि राक्षस कहां दिखाई नहीं देते हैं, अंततः समझ गए कि राक्षस अपने बड़े शरीर के साथ ऐसे छिप सकते हैं जैसे कि वे बर्फ की पहाड़ियां हों। बिजली की तरह तेज यति ने तुरंत जियोन मिनचुल पर हमला शुरू कर दिया। सौभाग्य से जियोन मिनचुल इसे आसानी से चकमा दे सकता है। यति और भी क्रोधित हो गया क्योंकि उसका हमला चूक गया था, इसलिए यति ने हमला करना जारी रखा। जियोन मिनचुल ने तुरंत अपना भाला ले लिया। यति राक्षस के हमलों से बचाव करते समय मिनचुल ने सोचा कि वो पहले घबरा गया था क्योंकि यह एक ऊंचा द्वार था, लेकिन यह उसकी कल्पना से कहीं अधिक आसान था। 5 टाइगर स्प्लिटिंग तकनीक की तलवार से जियोन मिनचुल ने यति राक्षस के हमले का मुकाबला किया। एक ही वार से वो विशाल यति राक्षस का सिर धड़ से अलग करने में सक्षम था। यति को हराने के बाद जियोन को 2.7% EXP प्राप्त हुआ। हालांकि जियोन के अनुसार मौजूदा स्तर पर डिरेक्ट गेट पर यह 0.2-0.3 EXP होना चाहिए। जियोन मिनचुल ने महसूस किया कि इस गेट पर भी कठिनाई समान महसूस हुई, लेकिन EXP से 10 गुना से अधिक देने पर वो गेट को उच्च रैंक के साथ रेटिंग देना शुरू कर देगा। ये युवक सचमुच बहुत प्रसन्न हुआ। जिन मिनचुल के पास भी उनके द्वारा दिए गए उपकरणों के लिए धन्यवाद देने वाला कोई है। इस बीच हंटर एसोसिएशन में एक पत्र
फीफा हंटर एसोसिएशन के प्रमुख की मेज पर रखा गया। ये देखकर चेयरमैन ने पूछा कि उनके सामने वाला युवक क्या कर रहा है, लेकिन जंग सुंघी केवल माफी ही मांग सके। चेयरमैन ने तब कहा कि उन्होंने सुंघी को एक लापरवाह व्यक्ति से एक सभ्य व्यक्ति में बदल दिया है और अब वो इस्तीफा क्यों देना चाहते हैं। उन्होंने 10-10 साल से अधिक समय तक एक साथ काम किया है। सुंघी ने कारण बताने का वादा किया कि उसने ऐसा कुछ क्यों किया। जंग सुंघी ने कहा कि यह एक लंबी कहानी है। बात यह है कि कुछ दिन पहले कंफर्मेशन टेस्ट के दौरान उसकी मुलाकात रैंक मूल्यांकन करने वाले युवक जियोन माइकल से हुई, जो मूल रूप से ई रैंक था। हालांकि वो एक शिकारी था जो दूसरों को बचाने के लिए खुद ही गेट तोड़ने का काम करता था। हालांकि उसने ऐसा किया था, जंग सुंघी को यकीन नहीं था कि वह इतना मजबूत था, लेकिन वो बहुत घमंडी था। उस लड़ाई के बाद जियोन माइकल ने घमंड से भरे एक व्यक्ति को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया और यह उसे फिर से हंटर की सच्चाई की याद दिलाता है। 3 दिन पहले पुष्टिकरण परीक्षण पूरा होने के बाद जंग सुंघी ने फिर से जियोन माइकल से मुलाकात की। जंग सुंघी ने कहा कि एक अनुभवी शिकारी के रूप में वो अपना अच्छा पक्ष नहीं दिखा सके। कल की लड़ाई से उसने बहुत कुछ सीखा था। फिर उसने जियोन से पूछा कि क्या वो मजबूत हो जाएगा। जी माइकल ने उत्तर दिया, बिल्कुल। इसलिए जंग सुंघी ने जियोन माइकल से कहा कि वो उसका इंतजार करे क्योंकि वो उसे पकड़ लेगा। जियोन मिचेल को मजबूत बनाया जाए ताकि वे बाद में फिर से लड़ सकें। जंग सुंघी जैसी सुप्त प्रतिभा वाले जागृत व्यक्ति के लिए सामान्य तरीकों से मजबूत बनना कठिन था, लेकिन उसे विश्वास था कि उस पद्धति से मजबूत बनकर वो अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। तब जंग सुंघी ने दृढ़तापूर्वक विभाग प्रमुख से एक बार फिर कहा कि वो मजबूत बनना चाहता है और इसीलिए उसे टॉवर में प्रवेश करना होगा। जबकि उस विभाग के प्रमुख ने, जिसने वो देखा, सोचा कि ऐसा लगता है कि जंग सुंघी पागल हो गया है। सियोल में पहली बड़ी आपदा के साथ ही दिखाई दी विशाल संरचना। यदि कोई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो वह अपनी सीमाओं को पार करने में सक्षम हो जाएगा और मजबूत बन जाएगा, लेकिन उस टावर पर जाने के लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। जंग सुंघी एक शिकारी था जो लगभग अपने पूर्ण विकास तक पहुंच गया था और उसे उस परेशानी से गुजरने की जरूरत नहीं थी। फिर विभाग प्रमुख ने जंग सुंघी का त्यागपत्र फाड़ दिया। इससे जंग सुंघी को आश्चर्य हुआ। शिकारी विभाग के प्रमुख ने तब कहा कि वो पत्र न देखने का नाटक करेगा। चेयरमैन को पता था कि जंग सुंघी ने लंबे समय तक कड़ी मेहनत की है, इसलिए वो जंग से पूछेंगे। सुंघी पहले छुट्टी पर जाने के लिए। जंग सुंघी ने झुककर कहा कि वो छुट्टियों के बाद सुरक्षित रहेंगे और उन्हें विभाग प्रमुख को खोजने के लिए वापस जाना चाहिए। जंग सुंघी ने भी उन्हें धन्यवाद देते हुए सिर झुकाया। जंग सुंघी ने सोचा कि वो व्यक्ति अब धार्मिकता के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहा होगा और वो निश्चित रूप से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा। जंग सुंघी जियोन मिनचुल को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित था। इस बीच जियोन मिनचुल तीसरे दिन बी रैंक गेट पर छापेमारी पर थे। ब्रेक तक उसके पास अभी भी समय है, 40 घंटे 30 मिनट। जियोन मिनचुल ने सोचा कि अगर उसने बॉस राक्षस को नहीं मारा तो अन्य राक्षस गेट के अंदर आते रहेंगे। जब तक बहुत सारे राक्षस नहीं थे तब तक कोई विराम नहीं था, इसलिए यह सबसे अच्छा शिकारगाह था। जियोन मिनचुल ने यति राक्षसों से लड़ना जारी रखा और अतिरिक्त अनुभव प्राप्त किया और उसका स्तर 15 तक बढ़ गया। सिस्टम ने तब घोषणा की कि जियोन के भीतर उत्कीर्ण जन प्राधिकरण की आत्मा की छाप की खोज की जाए। मिनचुल जाग गया था। इस तरह ये युवक योग्यता प्राधिकरण प्राप्त करने में कामयाब रहा। नरकंकाल का आकर्षण और अधिकार। जियोन मिनचुल दोनों कौशल सीखकर हैरान रह गए। सफाई टीम के नेता, जिन्होंने जियोन मिनचुल का अजीब व्यवहार देखा, ने पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ, लेकिन मिनचुल कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। उन सभी को कुछ देर आराम करने के लिए आमंत्रित करें। ये के बारे में एक कहानी है। पाप का अधिकार। वहाँ एक प्राचीन महल हुआ करता था जिसे महामारी आयाम में पाप के हॉल के रूप में जाना जाता था, और वहाँ ऐसे प्राणियों का एक समूह है जो महामारी के चरम पर पहुंचते हैं, जिन्हें 72 सिंहासनारूढ़ कुलीनों के रूप में जाना जाता है। हॉल ऑफ सिन शैतान को अधिकृत करता है जो सिंहासन पर बैठता है, एक शक्तिशाली शक्ति जो सर्वशक्तिमान के स्तर तक पहुंच गई, जो देवताओं से बच गई। ये है पाप का अधिकार। जियोन मिनचुल ने सोचा कि अपने पिछले जन्म में अब वो इंसान था, राक्षस नहीं। उसके पास अब पाप के प्राधिकरण तक पहुंच नहीं है और वे 2 शक्तियां कभी भी डेमोस की नहीं है। इसका पूर्व मालिक 11वीं रैंक का नरकंकाल शैतान ग्रेंडियोस। ग्रेंडियोस की शक्ति देश की आग को नियंत्रित कर सकती है जो कुछ भी जला सकती है। आकर्षण के शैतान राजा के रूप में 55वें स्थान पर सेराफिन था। उसका अधिकार विरोधियों को मंत्रमुग्ध करने के लिए जादू का उपयोग करना है। उनमें से 2 ऐसे पात्र थे जिन्हें जियोन मिनचुल ने अतीत में मार डाला था। इसलिए इस युवक ने निष्कर्ष निकाला कि इसका मतलब यह है कि उसका मानव शरीर उस राक्षस की शक्ति प्राप्त कर सकता है जिसे उसने पहले मारा था। फिर जियोन मिनचुल ने उसे मिले 2 कौशलों में से एक को देखा। निसंदेह उसने जिसे चुना वो नरक की आग थी। जैसे ही जियोन मिनचुल ने नरकंकाल कौशल को चुना, सिस्टम ने तुरंत तकनीक को उपयोगकर्ता की आत्मा के साथ जोड़ दिया, क्योंकि वर्तमान उपयोगकर्ता इस कौशल से एक ही समय में प्रकाश और अंधेरे ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम होंगे। लेकिन नरकंकाल कौशल जियोन मिनचुल की आत्मा में विलीन हो जाने के बाद तकनीक तुरंत अब्बा की चिंगारी में बदल गई। जियोन मिनचुल मुस्कुराए और तुरंत इसे आजमाना चाहते थे। हुआ यूं कि युवक के सामने अब 3 यति राक्षस थे। जियोन मिनचुल ने तुरंत उन्हें सफेद बालों वाले गोरिल्ला के रूप में ताना मारते हुए आगे आने के लिए चुनौती दी। तुरंत राक्षस उन्मत्त हो गए और जियोन मिनचुल पर हमला कर दिया। जियोन मिनचुल ने सोचा कि हाल ही में उसका सामान्य ज्ञान कई बार टूटा है। उसका मानव शरीर में पुनर्जन्म हुआ था और ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्यों ने शैतान के पाप के अधिकार के विशिष्ट अवशेष प्राप्त कर लिए हैं। इसीलिए ये युवक बहुत आश्वस्त और शांत था, भले ही 3 यति राक्षस उस पर हमला करने आए थे। जियोन मिनचुल ने 150 मन खर्च करके तुरंत नरकंकाल तकनीक का उपयोग किया। आबा की यह चिंगारी कौशल अंधेरे और अराजकता की रोशनी से आग पैदा कर सकती है। आग का आकार और प्रकार तदनुसार बदलता रहता है, उपयोगकर्ता की इच्छा के अनुसार।
इस प्रकार के नरकंकाल कौशल को अक्सर पवित्रीकरण कहा जाता है। जियान मिनचे ने अपने हाथ में लाल लौ को घूरते हुए सोचा कि वह नरक के बारे में जानता है, लेकिन वह इस बारे में उलझन में था कि पवित्रीकरण क्या था। तभी इस युवक ने यति राक्षस पर आग फेंकी, जिससे वो तुरंत वहीं जल गया। राक्षस की चीख इतनी भयानक, बहरा कर देने वाली थी, लेकिन जियान मिनचे फिर भी इसे सुनकर खुशी से मुस्कुराया। जियान मिनचे कौशल प्राप्त करके खुश थे, क्योंकि नरक की आग एक नरक की आग है जो लक्ष्य को हमेशा के लिए जला देगी जब तक उपयोगकर्ता के पास मन है, और यह वही होना चाहिए जो जियान मिनचे को अतीत में याद है, लेकिन यह अपने प्रतिद्वंद्वी को जलाना जारी रखेगा हड्डी तक। लेकिन ये युवक अभी भी तथाकथित पवित्रीकरण से भ्रमित था, क्योंकि वो पवित्र शक्ति की तरह लगता है। जियान मिनचे ने स्वयं इसका पता लगाने के बारे में सोचा। ठीक उसी समय विपरीत दिशा से 2 यति राक्षसों ने उसे घेर लिया। जियान मिनचे ने पवित्रीकरण कौशल को सक्रिय किया, जिसने तुरंत एक सुनहरी लौ पैदा की। इस युवक ने सोचा कि यह विडंबना है कि उसके जैसा पूर्व शैतान इस तरह दैवीय शक्ति का प्रयोग करेगा। अथाह चिंगारी पवित्रीकरण कहने से आग की लपटें तुरंत बड़ी और बड़ी हो गईं। जाहिर तौर पर यह एक पवित्र शक्ति है जिसका उद्देश्य बुराई को आगे बढ़ाना है, इसलिए जियान मिनचे इसे सीधे हमले के रूप में उपयोग नहीं कर सका। लेकिन उपयोगकर्ता पर बफ की तरह जो किसी की शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाता है, इस कौशल के उपयोगकर्ता को केवल इसे प्रतिद्वंद्वी पर फेंकने की जरूरत है। इस शक्ति का उपयोग युद्ध में उपयोगकर्ता की सहायता के लिए किया जाता है। सिर्फ एक हमले से यह युवक एक साथ 2 यति राक्षसों को हराने में कामयाब रहा। जियान मिनचे ने सोचा कि तकनीक बहुत प्रभावी थी, लेकिन क्योंकि वह अपने पिछले जीवन में एक शैतान था, वो कौशल का उपयोग करने से ठंड से कांपने लगा। अचानक जियान मिनचे को एक ऐसे व्यक्ति की याद आई जिसके पास ये कौशल था। वो मिशेल नाम का एक एलिसिया महादूत है। जाहिर है इस युवक को अब भी याद है कि उसने ही अपने पिछले जन्म में उस देवदूत को मार डाला था। जियान मिनचे को आश्चर्य हुआ कि क्या उन्हें भी उन लोगों की शक्ति मिल सकती है जो अब की तरह बिना किसी कारण के मारे जा रहे हैं। आरएमसी का मानना है कि मार्शल आर्ट मुख्य रूप से नजदीकी सीमा पर केंद्रित है, इसलिए उसने सोचना शुरू कर दिया कि रेड गेट अधिक कठिन होंगे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्हें इस तरह की लंबी दूरी की ताकत और अनुग्रह मिला, क्योंकि अब जियान मिनचे के पास पर्याप्त शिकार हो चुका था। उसे बॉस को मारना था और गेट बंद करना था। इस गेट के अंदर ये पता चलता है कि सफाई टीम को निशाना बनाने वाली बर्फ की आत्माएं और छोटे राक्षस भी हैं। जियान मिनचे थोड़ा चिढ़ गया था कि वे बेवकूफ अब उसकी सहायता टीम को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसने सोचा कि यह एक बहुत अच्छा विचार है, लेकिन यह तब तक काम नहीं करेगा जब तक वो उस स्थान पर जीवित है। इसलिए बॉस राक्षस की मांद की यात्रा के दौरान जियान मिनचे ने उन सभी राक्षसों को जलाना जारी रखा जिन्होंने उन पर हमला करने की कोशिश की। आखिरकार वे एक गुफा के मुहाने पर पहुंचे जो एक हिमखंड के नीचे है। जियान मिनचे ने सहायता टीम के सभी सदस्यों को गुफा के सामने आराम करने के लिए कहा। सहायता टीम के नेता ने पूछा कि क्या जियान मिनचे अकेले गुफा में जाने और अकेले बॉस राक्षस को हराने के बारे में गंभीर थे। जियान मिनचे ने आत्मविश्वास से इसकी पुष्टि की। सहायता टीम के नेता ने युवक से कहा कि वो न मरे, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो वे सभी खतरे में पड़ जाते। जियान मिनचे मुस्कुराए और कहा कि वो अभी वापस आएंगे। तभी यूं ही यह युवक गुफा में घुस गया। जैसे ही वह एक आवाज में वहां पहुंचा तो वह एक राक्षस की उपस्थिति में था और उसने तुरंत पूछा कि क्या ये सच है कि वह युवक अकेला आया था। अभी जियान मिनचे के सामने नैनोन नाम का एक काले बालों वाला यति राक्षस है। धूर्त राक्षस ने घुसपैठिए से छुटकारा पाने के लिए तुरंत अपने साथी को एक जादुई चक्र के साथ बुलाया, जो कोई और नहीं बल्कि जियान मिनचे था। कई सफेद प्यारे यति राक्षसों को अपने सामने आते देखकर जियान मिनचे घबराया नहीं। बहादुरी दिखाते हुए युवक ने यति बॉस पर व्यंग्य भी किया। जियान मिनचे ने कहा कि काले बालों वाला राक्षस केवल कुछ बेवकूफों को ही बुला सकता है ताकि वो लेटे रहना जारी रख सके। मिनचे ने यह भी कहा कि वो नैनन को जगा देगा और उसे पछताना पड़ेगा। जियान मिनचे ने तुरंत क्लाउड सेटअप कौशल का उपयोग किया ताकि वह एस की घातक शैटरिंग तकनीक के साथ यति राक्षस पर हमला करने के लिए बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ सके। बॉस नैनोन को आश्चर्य हुआ कि उसका एक सदस्य जल्दी ही हार गया। सागौन राक्षसों में से एक ने तुरंत बर्फ में सांस ली, लेकिन जियान मिनचे की नरकंकाल तकनीक द्वारा उसे सफलतापूर्वक रोक दिया गया। ऊर्जाओं के टकराव के कारण एक बड़ा विस्फोट हुआ, लेकिन अंत में जियान मिनचे की जीत हुई और वह केवल एक बिजली की चाल से दर्जनों यति राक्षसों को मारने में कामयाब रहे। इससे नैनन को बहुत गुस्सा आया और वो अंततः उठ खड़ा हुआ। राक्षसों का बॉस गुस्से में आ गया और उसने कहा कि वो खुद जियान मिनचे को मार डालेगा। एक आंदोलन के साथ नैनोन जियान मिनचे पर कदम रखने के लिए उसकी ओर कूदा, लेकिन दुर्भाग्य से वो युवक अधिक फुर्तीला था, इसलिए वो अचानक नैनोन के पीछे पड़ गया। जियान मिनचे ने नरकंकाल का उपयोग करके राक्षस पर पीछे से हमला किया, फिर कुल्हाड़ी से हमला किया। यदि राक्षस गुस्से में खून बहा रहा था क्योंकि एक इंसान ने उसके साथ ऐसा करने का साहस किया था। आइस ब्लिज़ार्ड नामक उसके काफी खतरनाक कौशल का उपयोग करते हुए सीधे देखें। ये देखकर कि सैकड़ों बर्फ के क्रिस्टल उसकी ओर बढ़ रहे थे, जियान मिनचे ने सोचा कि हेलफायर तकनीक से हमले से बचाव करना मुश्किल होगा। इसलिए उसने अपनी बहुत तेज तलवार से बर्फ के सैकड़ों क्रिस्टल गिराते हुए जीवित रहने की कोशिश की। भले ही जियान मिनचे एक क्रिस्टल से चूक गए और अपने चेहरे को घायल करने में कामयाब रहे, कम से कम वो उन अधिकांश क्रिस्टल को बचाने में कामयाब रहे जो उन पर लक्षित थे। तब इस युवक ने अहंकार पूर्वक पूछा कि क्या नानोन पर यही एकमात्र हमला था। जबकि जियान मिनचे बात कर रहे थे, उनकी पवित्र चिंगारी कौशल घावों को स्वचालित रूप से ठीक करने में सक्षम थी। ये देखकर कि उसके हमलों का प्रतिद्वंद्वी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यति राक्षस मालिक और भी अधिक क्रोधित हो जाता है। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसने अपनी ताकत से जियान मिनचे को मारने की कसम खाई थी। जब बड़ा राक्षस मालिक उसके पास आया तो जियान मिनचे ने कौशल का उपयोग करने के लिए तुरंत मन के साथ अपनी तलवार तैयार की। ईंट काटने का कौशल शुरू करना।
इतनी शक्तिशाली तकनीक से विशाल यति बॉस राक्षस की गर्दन आसानी से काट दी गई। अपने दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी को हारते देख जियान मिंचे खुशी से मुस्कुराए। इस युवक ने तब कहा कि वो यति राक्षस मालिक को पछतावा कराने के लिए अपने शब्दों को साबित करने में कामयाब रहा। छापेमारी खत्म करने और गेट से बाहर निकलने के बाद एली ने जियान मिंचे को बधाई दी और उनकी कड़ी मेहनत के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। जियान मिंचे ने उल्लेख किया कि धन्यवाद क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने बी रैंक गेट पर वास्तव में कड़ी मेहनत की है। एली इसे बहुत अच्छी तरह से समझती है क्योंकि अकेले बी रैंक गेट को बंद करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। अचानक जियान मिंचे ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि येओंग सेओंग अकेले इस तरह गेट बंद नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर एली ने बी रैंक गेट के अंदर अकेले शिकार करने का साहस करने के लिए जियान मिंचे पर शिकायत की। हालांकि यह ओ रैंक शिकारी के लिए भी बहुत खतरनाक था। एली ने युवक से यह महसूस करने के लिए कहा कि उसे कितने खतरे का सामना करना पड़ेगा। एली का रवैया देखकर जियान मिंचे मुस्कुराया और सोचा कि उसे नहीं पता था कि उसके सामने वाली लड़की उसके बारे में बहुत चिंतित होगी या बस नाराज होगी। इसलिए जियान मिंचे ने महिला से चिंता न करने के लिए कहा क्योंकि उसने वहां भी इसे ज्यादा नहीं किया था। ये सुनकर एली तुरंत शर्मिंदा चेहरे के साथ घबरा गई। इस लड़की ने घबराते हुए कहा कि उसे जियान मिंचे की कोई चिंता नहीं है। जब वे दोनों बात कर रहे थे, सहायता टीम का नेता उनके पास एक क्रिस्टल दिखाने के लिए आया जो बॉस राक्षस यति की लाश से निकला था। एली, जिसने इसे पहले कभी नहीं देखा था, आश्चर्यचकित थी। सहायता टीम के नेता ने इतना बड़ा क्रिस्टल पहले कभी नहीं देखा था। जब जियान मिंचे ने क्रिस्टल देखा तो वो तुरंत चमक उठा क्योंकि वो जानता था कि यह बहुत मूल्यवान था। सत्य कौशल की आंख से जियान मिंचे को पता था कि क्रिस्टल एक ड्रेका की टुकड़ा था जिसका एक पौराणिक स्तर था। क्रिस्टल कुंजी का एक टुकड़ा है जो ड्रेका परीक्षण तक पहुंच प्रदान करता है। वो एक छिपा हुआ मंच है जो ट्रायल टावर में 5वीं मंजिल पर कहीं स्थित है। जियान मिंचे खुश था क्योंकि यह टावर से संबंधित वस्तु थी, इसलिए वो तुरंत उठे और सपोर्ट टीम लीडर से इसके लिए कहा। टीम लीडर ने इसकी इजाजत दे दी। आखिरकार लूट में मिली सभी वस्तुओं पर अंतिम अधिकार उस युवक का ही था। चेयरमैन ने पूछा कि क्या जियान मिंचे को उस चीज के बारे में कुछ पता था। एक व्यापक मुस्कान के साथ इस युवक ने उत्तर दिया कि वो सिर्फ वो क्रिस्टल लेना चाहता था जो दिलचस्प लग रहा था। सबके चले जाने के बाद जियान मिंचे ने सोचा कि अगर वह अपनी यादों को भी खोजे तो पहले टावर इतना संदिग्ध था कि उसे कोई निशान नहीं मिला। लेकिन चूंकि यह टावर से संबंधित वस्तु थी, इसलिए इसे पुनः प्राप्त करना आवश्यक था। उस रात जियान मिंचे एली के साथ अपने अपार्टमेंट में लौट आया। कार से बाहर निकलने के तुरंत बाद जियान मिंचे ने लड़की से कहा कि अगर उसे गेट रैंक सी या इससे अधिक का गेट मिले तो वो तुरंत उससे संपर्क करे। यदि बी रैंक का गेट होता तो और भी अच्छा होता। एली इसके लिए सहमत हो गई क्योंकि वो और शाखा प्रबंधक सी रैंक गेट खोजने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। जाने के बाद एली ने मिंचे को अच्छा आराम करने की सलाह दी। जियान मिंचे ने ठीक उत्तर दिया, लेकिन अपने दिल में वो जानता था कि उसके पास आराम करने का समय नहीं है क्योंकि उसे और भी कठिन प्रशिक्षण लेना होगा। जियान मिंचे तुरंत मैना इकट्ठा करने के लिए ध्यान करने बैठ गए। मन एकत्रण समाप्त होने के बाद इस युवक ने तुरंत अपनी मार्शल तकनीक का प्रशिक्षण लिया। उन्होंने सोचा कि चेन हो गेट के बाद उन्होंने मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का एक भी दिन नहीं छोड़ा। और चूंकि ऊपर बहुत कम सी रैंक गेट या गेट थे, इसलिए आंकड़े बढ़ाने के लिए यह एकमात्र सबसे अच्छा विकल्प था। जियान मिंचे ने निष्कर्ष निकाला कि रैंक डी हासिल करने की कोशिश करने की तुलना में इस तरह अकेले प्रशिक्षण लेना उनके लिए कहीं अधिक कुशल था। प्रैक्टिस करते समय अचानक उनके पास ब्रांच मैनेजर का फोन आया। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने बताया कि उसकी पार्टी को एक बी रैंक गेट मिला है जिसे जियान मिंचे आजमा सकता है। लेकिन एक अप्रत्याशित स्थिति है। एसोसिएशन को खबर मिली कि कोरिया में एक बड़ा गेट खुल गया है, लेकिन एसोसिएशन ने शर्त रखी कि इसे अन्य गिल्डों के सहयोग से मंजूरी दी जाएगी। इसलिए शाखा प्रबंधक ने जियान मिंचे को किसी अन्य शिकारी के साथ इसे साफ करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। लेकिन फिर उसे याद आया कि जियान मिंचे अकेले शिकार करना पसंद करता था। अचानक जियान मिंचे ने कहा कि उसे अन्य गेटों से शिकार करने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो दूसरे शिकारी को काम करते देखने का अवसर छोड़ना नहीं चाहता था। इसके अलावा यदि यह बी रैंक गेट होता तो वो अन्य शिकारियों के कौशल स्तर का अनुमान लगा सकता था। शाखा प्रबंधक ने चेतावनी दी कि बहुत प्रतिस्पर्धा हो सकती है। जियान मिंचे ने उत्तर दिया कि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी और से पहले उसे बस बॉस राक्षस को हराना था। जियान मिंचे ने सोचा कि डेटा साफ करने की प्रतिस्पर्धा तब तक ठीक है जब तक कोई उन्हें सब दिखा सकता है। वो सबसे कुशल शिकारी था। वर्तमान में जियोलबुक-डो जोंजुपालबुक-डोन प्रांत में एक विशाल द्वार दिखाई देता है जो शहर से भी बड़ा है। जियान मिंचे ने टिप्पणी की कि गेट का आकार असाधारण था। वो कल्पना भी नहीं कर सका कि गेट के अंदर यह कितना बड़ा था। एली, जो उसके पीछे खड़ी थी, ने कहा कि अंदर का आकार जोंजू के आकार का लगभग आधा था। शहर। जियान मिंचे ने सोचा कि 600,000 की आबादी वाले शहर की तुलना में ये बहुत बड़ी राशि थी। एली ने तब बताया कि 10 गिल्डों ने भी एसोसिएशन के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। जियान मिंचे ने उत्तर दिया कि यह स्वाभाविक है क्योंकि प्रकट होने वाले राक्षसों की संख्या अथाह होगी। एली ने इसकी पुष्टि की और कहा कि पिछला गिल्ड जो भेजा गया था वो मौजूदा गेट टूटने को मुश्किल से रोक पाया था। जियान मिंचे ने उत्तर दिया कि इसका मतलब है कि इस स्थिति से पूरी तरह निपटना अब असंभव है। एली ने पुष्टि की कि क्योंकि एसोसिएशन के अनुरोध से ऐसा लग रहा था कि गेट को तुरंत साफ करने की जल्दी है, और अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं और एक और गेट टूट गया तो यह विनाशकारी होने वाला है। जियान मिंचे ने तुरंत उत्तर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर चमकते चेहरे के साथ यह युवक इतना घमंडी था कि वो गेट साफ कर देगा। जैसे ही जियान मिंचे और एली घूम रहे थे, अन्य गिल्ड के सदस्य बात करने में व्यस्त थे। जियान मिंचे जो गेट ब्रेक को जल्दी रोकने में कामयाब रहे थे। उन्होंने ये भी सुना था कि वो युवक प्रारंभिक मुकाबलों में यू सेउंग वू से भी आगे निकल गया था।
जियोन मिनचुल ने सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वे लोग दूसरे लोगों के व्यवसाय में बहुत रुचि रखते थे। एली, जिसने युवक की शिकायत सुनी, ने कहा कि क्योंकि शहर में एक नया कानून था जो एक सम्मानित उम्मीदवार को हराने में सफल रहा, ये खबर तुरंत वायरल हो गई। जियोन मिनचुल थोड़ा नाराज था क्योंकि उसके बगल वाली महिला भी वास्तव में इसका आनंद ले रही थी। इसके बाद एली ने कहा कि जियोन मिनचुल को नहीं पता था कि उन्हें इतना ध्यान मिल रहा है। मिनचुल ने तुरंत उत्तर दिया कि वो ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहता था। एली ने तुरंत ये कहकर इसे टाल दिया कि आखिरकार उसने हंटर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, फिर गेट पार कर लिया और अब अकेले ही गेट साफ करने का प्रयास भी किया। इस समय कई संघ जियोन मिनचुल पर ध्यान दे रहे थे। पूरी खबर राष्ट्रीय मीडिया चैनलों तक भी पहुंच गई। जियोन मिनचुल नाराज था क्योंकि उसे इस तरह की परेशान करने वाली चीजों से नफरत है। एली ने युवक से कहा कि वो चिंता न करे क्योंकि वो सभी समस्याओं का ध्यान रखेगी। अचानक एक पुरुष व्यक्ति ने उनका स्वागत किया। अधिक सटीक होने के लिए जियोन मिनचुल को नमस्ते कहें। यह महसूस करते हुए कि वो उस युवक को नहीं जानता, जियोन मिनचुल ने पूछा कि वो कौन था। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ ये युवक अपना परिचय देना चाहता था, लेकिन एली ने उसे रोक दिया। लड़की ने उसे राक्षसी गिल्ड के गिल्ड मास्टर जंग यूनसो के रूप में संबोधित किया। एक महिला को कपड़े पहनते और अपना नाम बताते हुए सुनकर जंग यूनसो तुरंत फूट फूट कर रोने लगा। एक खूबसूरत लड़की द्वारा देखभाल किए जाने पर उसे खुशी महसूस हुई। एली और जियोन मिनचुल ने तुरंत ये देखकर उदास चेहरा बना लिया कि उनके सामने वाला व्यक्ति कितना आश्वस्त था। जैंग यूनसो ने कहा कि खूबसूरत लड़कियों के साथ समय बिताना मजेदार है, लेकिन वो इस समय के उभरते सितारे से बात करने आए थे। जब जियोन मिनचुल ने यह सुना तो उसने तुरंत बहुत सोचा। यदि किसी अन्य दिन वो जंग यूनसो जैसे आदमी को सीधे अस्वीकार कर देती, लेकिन अभी उसने कसम खाई है कि उसने इस आदमी को कहीं देखा है, या यूं कहें कि उसने उसकी आवाज सुनी है और एक परिचित गंध महसूस की है। जियोन मिनचुल ने जंग यूनसो की वास्तविक स्थिति की जांच करने के लिए तुरंत सच्चाई की कौशल आंखों को सक्रिय कर दिया। जब इस युवक को अपने सामने वाले व्यक्ति की असली पहचान का पता चला तो वो धूर्तता से मुस्कुराया। जियोन मिनचुल तुरंत उस व्यक्ति का स्वागत करने के लिए आगे आए। जैंग यूनसो खुश था क्योंकि मिनचुल उससे बात करना चाहता था। जैंग यूनसो ने टिप्पणी की कि युवक के उपनाम जियोन में उसकी चमकदार प्रतिभा के अनुरूप आत्मविश्वास है। फिर उन दोनों ने हाथ मिलाया और उन दोस्तों की तरह गर्मजोशी से बातचीत की जिन्होंने लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखा था। दूसरों से अनजान जियोन मिनचुल ने जंग के साथ संवाद करने के लिए वॉइस ट्रांसमिशन सक्रिय किया। यूं तो जियोन मिनचुल ने विचार प्रसारण के माध्यम से कहा कि वर्ड का दानव मानव कॉस्प्ले बहुत अच्छा था। आखिरकार जैंग यूनसो सदमे की एक बहुत ही स्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन सबके सामने उन्होंने फिर भी थोड़ी अजीब मुस्कान के साथ हाथ मिलाया। जियोन मिनचुल को पता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति इस बात को लेकर बहुत उत्सुक होगा कि वो उसके भेष को कैसे जानता है। क्योंकि उसने ध्वनि प्रसारण समाप्त कर दिया था, जंग यूनसो कुछ नहीं कर सका। जियोन मिनचुल ने जानबूझकर शैतान को यह कहकर लालच दिया कि वो अकेले गेट के अंदर देखेगा। वो अपने स्तर की जांच करने के लिए केवल थोड़ी देर के लिए गेट में प्रवेश करेगा। उस समय जियोन मिनचुल ने जंग यून को बताया कि वो जल्द ही निकल जाएगा क्योंकि वो थोड़ा व्यस्त था। जैंग यूनसो भी मुस्कुराए और जियोन मिनचुल का समय बर्बाद करने के लिए माफी मांगी। लेकिन जाने से पहले सुनहरे बालों वाले युवक ने कहा कि उसे यकीन है कि वे जल्द ही दोबारा मिलेंगे। जियोन मिनचुल खुश थे क्योंकि प्रतिद्वंद्वी ने तुरंत चारा ले लिया। तो फुसफुसाते हुए जियोन मिनचुल ने चालाकी भरे लहजे में कहा कि उसे पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अंत में गेट पर जंग यूनसो वास्तव में जियोन मिनचुल से फिर से मिला। जैंग यूनसो ने जियोन मिनचुल का अभिवादन किया जैसे कि वो दुर्घटनावश हुआ हो। जियोन मिनचुल ने शांति से उत्तर दिया कि वो पहले से ही किसी का इंतजार कर रहा था। इस युवक ने तुरंत जंग यूनसो से मूर्खतापूर्ण खेल बंद करने के लिए कहा। अंत में जैंग यूनसो बहुत जोर से हंसा और उसने अपना असली रूप दिखाया जो दांतेदार और लंबा मोटा था। जैंग यूनसो ने कहा कि वो चिंतित थे क्योंकि एक इंसान अपनी पहचान लेगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वो व्यक्ति इतना मूर्ख होगा। जियोन मिनचुल ने शांति से पूछा कि क्या उस आदमी का हंसना खत्म हो गया। जैंग यूनसो नाराज लग रहा था क्योंकि उसके सामने वाला आदमी बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। जैंग यूनसो ने पूछा कि क्या जियोन मिनचुल को उसकी ताकत देखने के बाद कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मिनचुल ने लापरवाही से उत्तर दिया नहीं, लेकिन वास्तव में वो बहुत चिंतित था क्योंकि उसने इस राक्षस की स्थिति देखी थी। वो एक पाखंडी राक्षस है। भूत जाति पहले से ही 675 वर्ष पुरानी है। इस राक्षस के पास काला जादू करने की प्रतिभा है। उनका सांख्यिकी स्तर अत्यंत ऊंचा था। जियोन मिनचुल ने मन ही मन सोचा कि क्या वो इस राक्षस से लड़ते हुए 10 मिनट तक टिक पाएगा। मिनचुल को पता था कि राक्षस के इतने आजाद होने का कारण उसका विश्वास था कि वो मनुष्यों से नहीं हारेगा। जंग यूनसो ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जियोन मिनचुल को मौका देंगे। यदि युवक उसे ये बताना चाहता था कि उसे उसकी पहचान कैसे पता चली, तो जैंग यूनसो उसे बख्श देगा। जियोन मिनचुल को जंग यूनसो के विश्वास का कारण पता था क्योंकि वो खुद अपने पिछले जीवन में एक शैतान था। उस आत्मविश्वास को शैतान का अहंकार कहा जाता है। इसलिए मिनचुल ने जंग यूनसो के रवैये के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। जियोन मिनचुल ने पूछा कि क्या जंग यूनसो उसके साथ मजाक कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि शैतान के लिए क्षमा देना असंभव है। जैंग यूनसो ने फिर से धमकी देते हुए कहा कि वह अपने सामने वाले व्यक्ति के जीवन को बिना किसी दर्द के समाप्त कर देगा, एक उच्च व्यक्ति द्वारा उसे अपने बाएं हाथ में रखने की शक्ति के साथ। उपहार को काली लौ कहा जाता है। जैंग यूनसो ने जियोन मिनचुल को डराने के लिए अपने बाएं हाथ में एक बैंगनी लौ बनाए, लेकिन काले बालों वाले युवक ने कहा कि जैंग यूनसो बहुत कठिन था, इसलिए उसे थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा। जैंग यूनसो गुस्से में था क्योंकि उसके सामने वाला युवक बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। डरने के बजाय जियोन मुस्कुराया और सोचा कि वो इसी का इंतजार कर रहा था। यूनसियो ने एक बड़ी नरकंकाल की आग पैदा की जो उसके पूरे शरीर के बीच धधक रही थी। इस अत्यंत भीषण आग ने जंग यूनसियो को स्पष्ट रूप से भयभीत कर दिया।
ये शैतान अपने घुटनों पर गिर गया और सोचने लगा कि उसके सामने कौन सी आकृति थी जो उसे कांपने में कामयाब रही। जियोन मिनचुल ने तुरंत अपने सामने शैतान को एक मूर्ख व्यक्ति के रूप में डांटा क्योंकि उसे इसका एहसास अभी हुआ था। अपने दिमाग में जियोन मिनचुल जानता था कि पंडेमोनियम का प्रत्येक राक्षस पाप के अधिकार को पहचान लेगा, क्योंकि राक्षसों में उच्च दानव के अधिकार को पहचानने की मूल प्रवृत्ति होती है। वर्दे को सहज ही एहसास हो गया होगा कि वो उससे भी ऊंचे स्तर का शैतान था। इसलिए जैसे ही वो वर्दे के करीब आया, जियोन मिनचुल ने आत्मविश्वास से कहा कि वो वही है जिसने आग के युग, सभी चिंगारियों के पिता और विनाश के प्रतीक का निर्माण किया था। वर्दे उस पर डर से कांप उठा। फिर भयानक लाल आभा के साथ जियोन मिनचुल ने उत्तर देते हुए कहा कि वो अग्नि का देवता है। वर्दे की कॉल। डर से कांपती आवाज के साथ वर्दे ने तुरंत जियोन मिनचुल लॉर्ड इफ्रिट को बुलाया। खैर, इस आदमी की कहानी के लिए बस इतना ही। यदि आप रुचि रखते हैं तो अपना उत्तर टिप्पणी कॉलम में दें। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।